हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू PW ओनली IAS। मैं आपका मेंटर सिद्धार्थ सिसोदिया और डिस्कस करूंगा आपके साथ एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड GS पेपर 4 की तैयारी कैसे करनी है, खास तौर पे प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के बाद। ये सेशन उन सभी स्टूडेंट्स के लिए है जो इस साल मेंस 2024 का एग्जाम देने वाले हैं, या वो सारे स्टूडेंट्स भी जिन्होंने अभी एथिक्स के पेपर की तैयारी शुरू नहीं करी है और उनको ये लगता है कि अब सर कैसे इस पेपर को पढ़ना होता है, कैसे इस पेपर को समझना होता है। तो अंडरस्टैंडिंग लेवल पर या फिर अटेम्प्ट करने वाले हो तो भी, दोनों ही केस में ये सेशन आपके लिए बहुत यूजफुल होने वाला है स्टूडेंट्स। बाकी जो प्रीलिम्स लिख चुके हैं स्टूडेंट्स अभी 2024 का, उनके लिए एथिक्स का पेपर ऐसा होता है कि 5-6 महीने से पढ़ा नहीं होता। कुछ बच्चों ने तो स्टार्ट भी नहीं किया होता। मैं एज्यूम कर रहा हूं कि एक बार स्टूडेंट्स ने ये पढ़ लिया है जो अब मेंस लिखने जा रहे हैं। ठीक है, तो खैर मैं कोशिश करूंगा सभी तरीके के स्टूडेंट्स, चाहे वो बिगिनर लेवल पर हैं या एडवांस लेवल पर हैं, सबको इस सेशन से यहां पर हेल्प मिले। क्या डिस्कस करेंगे हम इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में? तो इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में आज के इस सेशन में हम सिलेबस को डिस्कस करेंगे। सिलेबस को मैं डिटेल में ना डिस्कस कर करके उसके एप्लीकेशन पार्ट को समझाऊंगा कि क्वेश्चन देखो कैसे बनते हैं। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का एग्जांपल लेते हुए सर आपको समझाएंगे कि किस तरीके के क्वेश्चंस इस पेपर में आते हैं। प्लस स्टूडेंट्स को कंटेंट के रिस्पेक्ट में बहुत कमी लगती है। उन्हें लगता है कि सर मैं इसमें क्या लिख दूं, समझ में ही नहीं आ रहा। दो कैटेगरी के स्टूडेंट्स होते हैं, एक वो कि सर 250 वर्ड 150 वर्ड भरूं कैसे, और दूसरे वो सर कि मैं 150 वर्ड तो मैं लिखना शुरू करता हूं भर जाते हैं, तो कंसाइज कैसे करूं। दोनों ही प्रॉब्लम्स को हम कोशिश करेंगे टैकल करने की। एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो मैं आज क्लास में आपको पढ़ाऊंगा समझाऊंगा वो है डायग्राम्स का यूसेज। स्टूडेंट्स, अगर आप इस एग्जाम में डायग्राम्स को यूज नहीं कर रहे हैं इस पेपर में, तो देखिए आपके मार्क्स, आपकी प्रेजेंटेशन कहीं ना कहीं स्टेक पर आ जाती है। आपकी प्रेजेंटेशन में मार्क्स कट सकते हैं। प्लस डायग्राम्स अपने आप में एक ऐसा एक टूल है जिससे आप लिमिटेड वर्ड्स में अपनी बात को एक्सप्रेस कर सकते हैं। साथ ही इसमें मैं करंट अफेयर बेस्ड एग्जांपल्स भी आपको बताऊंगा कि कैसे, सारे एग्जांपल्स तो हम नहीं डिस्कस कर पाएंगे ऑब्वियसली, लेकिन कम से कम मैं आपको इतना कैपेबल बना दूंगा कि अखबार में से किस तरीके के एग्जांपल्स आप एग्जाम में यूज कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए सेशन को शुरू करते हैं। राइट, सबसे पहली बात, एग्जाम के लिए आपके लिए मतलब क्या एक्सपेक्टेशन है एज अ कैंडिडेट कि आपको कैसा होना चाहिए। तो एक एस्पिरेंट के लिए, एक कैंडिडेट के लिए इस पेपर में यह टेस्ट किया जाएगा कि उसका एटीट्यूड क्या है, उसकी अप्रोच क्या है, क्या वो पर्सन एक पर्सन ऑफ इंटीग्रिटी है, क्या वो पर्सन प्रॉबिटी शो कर सकता है पब्लिक लाइफ में। ये एक्सपेक्टेशन है आपसे, ये इस बात को ध्यान में रख करके इस पेपर को आपको अटेम्प्ट करना है। प्लस आपके अंदर एक प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच होनी चाहिए। कोई प्रॉब्लम आपके सामने आती है और उस प्रॉब्लम को सामने आने पर आप उस पर कैसे रिएक्ट करते हो, इस चीज का भी ध्यान आपको रखना है पेपर अटेम्प्ट करते हुए। एक खास बात यह है कि इस पेपर का सेकंड पार्ट जो केस स्टडी अपने आप में इन सारी चीजों को जज कर लेता है। राइट, तो हम एक केस स्टडी भी डिस्कस करेंगे आज के सेशन में। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैं सेक्शन ए डिस्कस करूंगा, मैं सेक्शन बी केस स्टडी भी डिस्कस करूंगा। देन स्टूडेंट्स, आपकी पर्सनैलिटी, आपका कैरेक्टर कैसा है, इस चीज को भी टेस्ट करा जाएगा पेपर में। और क्वेश्चंस में देखो, क्वेश्चंस इस तरीके के होंगे कि आपकी नॉलेज का टेस्ट नहीं है। नॉलेज आपकी बाकी जीएस के पेपर्स में टेस्ट हो जाएगी। टेस्ट है कि अब आप अपने आंसर को कैसे प्रेजेंट करते हो और आपका कैरेक्टर, आपकी पर्सनैलिटी कैसे रिफ्लेक्ट होकर आती है जब आप उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हो। अल्टीमेटली आप अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट करो, अपने बिहेवियर को इंट्रोस्पेक्ट करो, अपने थॉट्स को इंट्रोस्पेक्ट करो और उसे सोच करके आप आंसर लिखो। क्वेश्चन बहुत सिंपल था, एक बार यूपीएससी ने पूछा व्हाट इज हैप्पीनेस, और हैप्पीनेस की डेफिनेशन हर कैंडिडेट के लिए डिफरेंट हो सकती है। अब जब क्योंकि डेफिनेशन डिफरेंट हो सकती है तो उससे सोच पता लग जाएगी कैंडिडेट की, उसकी पर्सनैलिटी पता लग जाएगी। अल्टीमेटली आप रियल लाइफ सिचुएशंस में कैसे अपनी जो नॉलेज है उसे अप्लाई कर सकते हैं, ये चीज एसेस करेगा ये पेपर। तो कैसे अप्रोच करना है इस सब्जेक्ट को, देखो अप्रोच टू द सब्जेक्ट में सबसे पहला क्वेश्चन है कि सर मैं बिगनर हूं, मुझे नहीं पता इस सब्जेक्ट में, इस सिलेबस में क्या होता है। तो फोकस आपको सबसे पहले सिलेबस पे करना है। क्वेश्चंस आपके सिलेबस के अकॉर्डिंगली पूछे जाएंगे, ये एग्जांपल के साथ मैं अभी बताऊंगा आप लोगों को। तो स्टूडेंट्स, सिलेबस को ध्यान से, आप इवन एडवांस स्टेज पर हैं तब भी आपकी टिप्स पर आपका सिलेबस होना चाहिए। दूसरी चीज इस बार एक एक बात यह है कि सिलेबस को कवर करने के बाद, एक बार देख लेने के बाद, वर्ड बाय वर्ड, टॉपिक बाय टॉपिक सिलेबस को कवर करिए, खास तौर पे डेफिनेशंस। सर एग्जांपल देके बताइए। एग्जांपल जैसे कि मैं कहता हूं भाई एम्पैथी।
एक ब्यूरोक्रेट में, एक सिविल सर्वेंट में एम्पैथी, कंपैशन जैसे ट्रेट्स होने चाहिए, जैसे वैल्यूज होनी चाहिए। तो एम्पैथी को डिफाइन करना आना चाहिए, कंपैशन वर्ड को डिफाइन करना आना चाहिए। अगर आप वो नहीं कर पा रहे हैं, अगर आप उसकी प्रॉपर डेफिनेशन नहीं समझ रहे हैं, देन योर प्रिपरेशन इज लैकिंग। तो ये आपको सबसे पहली प्रायोरिटी पर जितने भी पर्टिकुलर टर्म्स हैं उन पर फोकस करना है। ये आपको टर्म्स कहां से मिलेंगे सर, कैसे मैं जानूंगा कि इतने सारे टर्म्स मैं कहां से लेकर के आऊं? कोई लिस्ट है, कोई मतलब कोई पर्टिकुलर बुक है? ध्यान से सुनो, सिलेबस से फोकस करो। सिलेबस से आपको आराम से वर्ड मिलते चले जाएंगे। जैसे कि आपका एप्टीट्यूड वाला जो टॉपिक है, उसमें फाउंडेशनल वैल्यूज, एप्टीट्यूड एंड फाउंडेशनल वैल्यूज वाला जो टॉपिक है, उसमें बहुत सारी फाउंडेशनल वैल्यूज यूपीएससी ने मेंशन करी हुई है। अब उसमें से आप जितनी भी फाउंडेशन वैल्यूज हैं उन सबकी डेफिनेशन की आपको आनी चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए। 2 लाइन में आप उसकी डेफिनेशन दे सको और एक एग्जांपल कोट कर सको। डन, इतना हो गया। देन कोरिलेशन। भाई टर्म्स के बीच में आपस में कोरिलेशन क्या है? जैसे कि एक बहुत ही बेसिक क्वेश्चन, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन भाई, मोरालिटी एंड एथिक्स, ये वर्ड्स कैसे रिलेटेड हैं? ये वर्ड्स कैसे डिफरेंट हैं? ये वर्ड्स कैसे सिमिलर हो सकते हैं? तो जो स्टूडेंट्स इस सब्जेक्ट को बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर चुके हैं, अब वो यूपीएससी 2024 के मेंस के लिए क्विक अपने आप को क्या कह सकते हैं भाई, एक बार रिवीजन करना चाहते हैं, तो उन्होंने ये टर्म्स पढ़ लिए होंगे। लेकिन हो सकता है आपने तब उनके डिफरेंसेस ना पढ़े हो सकता है कि इसके जो है डिटेल में एग्जांपल, सिमिलैरिटी एंड डिफरेंसेस के आपने नहीं करे हो। मैं चाहूंगा एक बार कर लीजिएगा। पहली बार सुन रहे हो तो देख लो, समझ लो, इस तरीके से इस एग्जाम में इस सब्जेक्ट के लिए प्रिपेयर करना है। और खास बात यह है कि ये सब्जेक्ट इतना इंपॉर्टेंट है, 250 नंबर का ये पेपर गेम चेंजर हो सकता है। प्लस प्रीलिम्स में आप पढ़ते नहीं हो, बाकी सब्जेक्ट्स एक बार को प्रीलिम्स में आपने पढ़ लिए होंगे, है ना? ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से ही सही, प्रीलिम्स के शॉर्ट जो एमसीक्यू बेस्ड पॉइंट ऑफ व्यू से ही सही, साइंस हो, हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो, लेकिन ये सब्जेक्ट आपने नहीं पढ़ा है। तो फोकस करिए मेंस के लिए इस सब्जेक्ट पे, ध्यान दीजिए। इसमें अगर इसमें नंबर कम आते हैं, मतलब एग्जामिनर चीख चीख के कह रहा है कि आपको सेलेक्ट नहीं करना है, आपको ब्यूरोक्रेट नहीं बनाना है। यहां नंबर आने का मतलब है आप सेलेक्ट होंगे, ठीक है? चांसेस ज्यादा हो जाते हैं, मतलब सेलेक्ट होंगे मतलब चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। अगला पॉइंट, एक कोरिलेशन मैंने देख लिया, जैसे कि 2 वर्ड मैंने अभी एम्पैथी एंड कंपैशन ही बोले थे। तो एम्पैथी और कंपैशन क्या सेम वर्ड है? क्या सेम मीनिंग है? नहीं, उनमें डिफरेंस है, उनमें डिफरेंस है। जब एक बार कोरिलेशन सेट हो जाएंगे, जैसे कि एक एग्जांपल और लेते हैं कि भाई सर डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी, तो प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन आपको मिल गई, लेकिन प्रोबेबिलिटी और इंटीग्रिटी वर्ड में डिफरेंसेस हैं। तो ये कोरिलेशंस एक बार जब आपके सेट हो गए, तब आपका फोकस होना चाहिए, जो आपका फोर्थ फोकस है वो है एग्जांपल्स पे। ये एग्जांपल्स आप कहां से, मतलब कहां से ये एग्जांपल्स लेकर के आओगे? ये एग्जांपल्स आप अपने जितने भी सब्जेक्ट्स आपने अभी तक पढ़े हैं, उन सभी सब्जेक्ट से आप एग्जांपल ढूंढोगे। भाई हिस्ट्री से निकालोगे, हिस्ट्री में इतनी सारी बातें आपने पढ़ी हैं, कहीं ना कहीं किसी ना किसी ने, राजा ने किसी को धोखा दिया है, तो वो सारे एग्जांपल्स हैं ही। हिस्ट्री में आप जैनिज्म भी पढ़ते हैं, बुद्धिज्म भी पढ़ते हैं। यूपीएससी ने एक क्वेश्चन बुद्धिज्म के ऊपर पूछा हुआ है, जिसमें पूछा था कि टीचिंग्स ऑफ बुद्धा क्या आज रेलेवेंट है? अभी देखेंगे क्वेश्चन, तो कल फ्यूचर में वो क्वेश्चन बना देगा कि भाई बुद्धा की जगह जैनिज्म महावीरा कर देगा, है ना? तो ये आपको पता होना चाहिए कि भाई 5 फीचर्स क्या हैं बुद्धिज्म के, 5 फीचर्स क्या हैं जैनिज्म के। बुद्धिज्म है, जैनिज्म है, इंडियन फिलोसफी है भाई, न्याय फिलोसफी क्या कहती है, संख्या फिलोसफी क्या कहती है, ये कम से कम 5 पॉइंट्स तो इसके बारे में आपको पता होने चाहिए। तो ये हिस्ट्री में भी डिटेल में गया मैं अभी। अब इकोनॉमिक्स की बात करें तो अब इकोनॉमिक वॉर्स होती हैं, कंट्रीज के बीच में इकोनॉमिक वॉर्स हो जाती है, टेरिफ वॉर्स, जैसे कि भाई यूएसए और चाइना के बीच में टेरिफ वॉर्स हुई। कन्फ्लिक्ट चल रहे हैं थ्रू आउट द वर्ल्ड विद रिस्पेक्ट टू द ऑयल, विद रिस्पेक्ट टू आर्कटिक रीजन, आर्कटिक जियोपॉलिटिक्स पढ़ा आपने होगा दूसरे सब्जेक्ट में, बिल्कुल। लेकिन इसको आप एज एन एग्जाम्पल बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं अपने एथिक्स के पेपर में। सब्जेक्ट्स आपके एग्जाम्पल हो गए। फिर कुछ स्टूडेंट्स मुझसे पूछते हैं कि सर क्या माइथोलॉजी से मैं एग्जाम्पल्स कोट कर सकता हूं क्या? और आंसर है बिल्कुल कर सकते हैं। हिंदू माइथोलॉजी से आप रामायण है, महाभारत है, उनकी जो भी एग्जाम्पल्स आपको पता है, कैरेक्टर्स के बारे में पता है, बिल्कुल आप कोट कर सकते हैं। लेकिन अब भाई इसका मतलब ये नहीं है कि आप रामायण पूरी पढ़ने बैठे या पूरी की पूरी जो है महाभारत पढ़ने बैठे, ऐसा तो नहीं है। जितना आता है, जितना बचपन से सुना है, नहीं सुना है तो थोड़ा सा ब्रशअप कर लीजिए, थोड़ा सा उसके एग्जाम्पल्स को आप एक बार ट्रिम कर लीजिए। बहुत सारी किताबें हैं जिनमें ये चीज़ें शॉर्ट फॉर्म में दी हुई हैं। यूपीएससी के रिस्पेक्ट में पीडब्ल्यू की अपनी खुद की बुकलेट में भी जो है इस सब चीज़ों के बारे में बताया हुआ है, कंटेंट को शॉर्ट में दिया हुआ है। साथ ही साथ आप बाइबल से
आप क्या बाइबल से एग्जाम्पल दे सकते हो? बिल्कुल दे सकते हो, इनफैक्ट आप कुरान से एग्जाम्पल दे सकते हो। तो इसके लिए किसी रिलीजन की तरफ बायस्ड होने की जरूरत नहीं है। जहां भी जिस भी तरफ से किसी भी माइथोलॉजिकल स्टोरी से अगर आप एग्जाम्पल लेना चाहते हैं स्टूडेंट्स, तो आप एग्जाम में उसे कोट कर सकते हैं। बस इस बात का ध्यान देना है कि वो रेलेवेंट हो। फिर एग्जाम्पल्स और कहां से आते हैं भाई? करंट अफेयर के तो सबसे ज्यादा बेस्ट एग्जाम्पल्स आपके बनते हैं। करंट अफेयर के लिए मैंने क्या काम किया है, मैंने आपको फिर पहले स्टार्टिंग में ही बोला था, करंट अफेयर के रिस्पेक्ट में कुछ एग्जांपल्स मैं आपको अभी दिखाऊंगा, ठीक है, कौन से न्यूज़पेपर की कटिंग के साथ। और आने वाले समय में भी जो न्यूज़पेपर आप पढ़ते हैं डेली रूटीन में, इस तरह की जब मैं एग्जांपल्स आपको दिखाऊंगा तो आपको पता चलेगा कि यस, यू कैन ऑल्सो फ्रेम सच एग्जांपल्स। डेली रूटीन में भी अखबार पढ़ते हुए आप निकाल लोगे। एक एग्जाम्पल मैं दे देता हूं, जैसे कि अभी भाई रशिया और जो वॉर चल रही है यूक्रेन की, या इजराइल पैलेस्तीन का इशू है, ये रियल लाइफ एग्जांपल अभी करंट अफेयर बेस्ड एग्जांपल्स हैं। क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी एज एन एग्जांपल सर मैं दे सकता हूं? बिल्कुल दे सकते हो। जॉब्स जाती हैं अगर एआई के आने से, तो ये भी अपने आप में एक ऐसा इशू है जहां कंपनीज अपने फायदे के लिए वर्कर्स को ले ऑफ कर रही हैं और ओवरनाइट कर रही हैं। अगर ऐसा है, जो कि कहीं ना कहीं हमें न्यूज में देखने को मिलता ही है, तो ये भी अपने आप में एग्जाम्पल है। इनफैक्ट मैं अज्यूम कर रहा हूं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर के सेपरेटली भी एक क्वेश्चन बन सकता है कि एथिकल बेसिस ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एंड दैट वुड बी अ वेरी गुड क्वेश्चन। इनफैक्ट एक क्वेश्चन हो सकता है कि इमोशनल इंटेलिजेंस क्या एआई कभी गेन कर पाएगा, और कर पाएगा तो किस हद तक कर पाएगा कि ह्यूमन वैल्यूज को वो रिप्लेस कर दे। एंड दैट शुड बी द टारगेट, दैट शुड बी द टारगेट। मतलब आपका एआई बायस नहीं होना चाहिए, रेसिस्ट नहीं होना चाहिए, है ना, किसी भी तरीके से जेंडर बायसनेस शो करे, किसी भी तरीके से जो है कास्ट या रिलीजन के बेसिस पे बायसनेस शो करे, दैट इज नॉट एथिकल, दैट इज ट्रूली नॉट एथिकल। देखो ये सारे ऐसे क्वेश्चंस तभी आएंगे माइंड में जब आप अपने सब्जेक्ट को अंडरस्टैंड करते हैं। खैर धीरे धीरे डिस्कस करते हैं, बहुत सारी बातें बताऊंगा, थोड़ा सा और बताता हूं इसमें। एग्जाम्पल्स एक बार, मतलब आपने आइडिया तो लग ही गया होगा, एग्जाम्पल्स एक बार देखने के बाद स्टूडेंट्स अब आपका बनता है फिफ्थ पॉइंट। फिफ्थ पॉइंट मैं एडवाइस करूंगा कि आंसर्स में ये सारी बातों के साथ साथ आपके आंसर में जरूरी है फिलोसोफर्स को भी अगर आप कोट करते हैं तो। बहुत मुश्किल है, मैं अंडरस्टैंड करता हूं, पर्टिकुलरली जो स्टूडेंट जिन्होंने फिलोसफी एज ऑप्शन नहीं है, पीएसआईआर एज ऑप्शन नहीं है, जो साइंस बैकग्राउंड के में भी, उनके लिए थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है। लेकिन आपके इस सिलेबस में ही है दैट जो फिलोसफीज हैं फ्रॉम द वर्ल्ड एंड फ्रॉम द इंडिया, ये दोनों ही आपको पढ़नी है। तो थोड़ा सा जिस्ट आपको जरूर होना चाहिए इसमें। सर कौन से फिलोसफर पढ़ने हैं, कौन सा फिलोसफर कोट करना है, जस्ट वेट करिए, अभी बताऊंगा मैं। लेकिन अगर आप नहीं कर पा रहे हैं ये चीज, तो क्या आप पीछे रह जाएंगे? मैं कहता हूं हर आंसर में करने की जरूरत नहीं है, लेकिन कुछ क्वेश्चंस ऐसे आएंगे जो कोटेशन बेस्ड ही होते हैं, जिसमें कोई पर्टिकुलर फिलोसफर किसी पर्टिकुलर लीडर की कोट को आपसे पूछा जाता है, उसे एक्सप्लेन करना होता है, वहां आप नहीं बच सकते, ऐसे क्वेश्चंस में नहीं बच सकते। लेकिन कोई क्वेश्चन पब्लिक और प्राइवेट रिलेशनशिप्स के ऊपर है, लेट अस सपोज इवन अ क्वेश्चन ऑन इमोशनल इंटेलिजेंस या क्वेश्चन ऑन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, पब्लिक सर्विसेज, वहां अगर आप नहीं भी लिखते हैं तो ठीक है, इट्स फाइन। बट फिर भी अगर मैं पब्लिक सर्विसेज की बात करूं तो मैक्स वेबर का नाम आता है, हम फिर भी मैक्स वेबर को किसी ना किसी तरीके से अगर क्वेश्चन में बनता है तो कोट कर सकते हैं। तो ये आपके ऊपर है, आपकी नॉलेज के ऊपर है। एक लिस्ट थोड़ी सी मैं दे दूंगा, बट फिलोसोफर्स कोट करने चाहिए, मैं ये एडवाइस करूंगा। नेक्स्ट हो गया सर, एक डाउट और होता है कि सर फिर फिलोसोफर कोट कैसे करने, है ना, मतलब इंट्रोडक्शन में करूं, कंक्लूजन में करूं? तो मेरा यहां पर एडवाइस है आपसे कि ये आपकी मर्जी है। कंक्लूजन में आप चाहें कंक्लूजन में कर सकते हैं, इंट्रोडक्शन से आप आंसर की शुरुआत भी कर सकते हैं किसी फिलोसोफर की किसी बात से। बट ये बात जरूर ध्यान रखिए स्टूडेंट्स कि वर्ड लिमिट बहुत कम है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप ये बातें लिखने के साथ साथ अपने उस क्वेश्चन को भूल गए हैं कि क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। तो इसका एक बैलेंस बहुत जरूरी है। हार्डली 2 लाइंस में आप अपनी बात को कहते हैं, फिलोसोफर को कोट करते हैं, लेकिन मान लीजिए किसी फिलोसोफर के रिस्पेक्ट में ही कहानी पूछी गई है, तब आपके पास ऑप्शन नहीं है, यू हैव टू राइट इट। मतलब स्वामी विवेकानंद जी के रिस्पेक्ट में अगर पूछते हैं कि भाई उनकी टीचिंग्स आज के वर्ल्ड में कैसे रेलिवेंट है, तो यू हैव टू टॉक अबाउट स्वामी विवेकानंद जी, देयर इज नो एस्केप। क्लियर? तो इतनी नॉलेज तो आपको लेके जानी पड़ेगी एग्जाम में, राइट? लास्ट आता है आपका प्रेजेंटेशन, और प्रेजेंटेशन में आपका आता है डायग्राम्स। Very very important role, we'll discuss, I'll draw few diagrams, I'll help you out with the content, do not worry। ये चीज अगर आपको समझ में आ गई है तो ये अप्रोच एक बेस्ट अप्रोच है इस एग्जाम के लिए। पहले दिन से आप ऐसा करने लगेंगे
मतलब यहां पहुंच जाएंगे जरूरी नहीं है, आपको स्टार्ट आराम से करना होगा, धीरे धीरे आप आगे बढ़ेंगे सिलेबस में। एग्जाम्पल्स हमेशा ऐड होते रहेंगे, एक ही दिन में सारे एग्जाम्पल आ जाए ऐसा नहीं होगा। करंट फ्लो में आप जो भी पढ़ रहे हैं धीरे धीरे आप बाकी सब्जेक्ट्स भी पढ़ेंगे तो आपके एग्जाम्पल्स अपने आप ऐड होते जाएंगे। अल्टीमेटली फिलोसफर्स भी हो सकता है पहले दिन में आपको सारे याद नहीं हो, तो ये एक जर्नी है स्टूडेंट्स, इस जर्नी में धीरे धीरे आपकी नॉलेज एनहेंस होती है और फिर जब ये सब आप थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेते हैं देन कम्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट एंड दैट इज, इसको 6th 7th लिखूं या फिर इनफैक्ट प्रायोरिटी पॉइंट लिखूं, द आंसर इज you have to do answer writing practice। क्योंकि अपने नोट्स में जब मैं ये सारी लिख लेता हूं कि हाँ सर मैं ये डेफिनेशन लिख दूंगा, हाँ सर मैं ये एग्जांपल लिख दूंगा, होता यह है कि एग्जाम में हम उसको अप्लाई नहीं कर पाते। और ये एप्लीकेशन इसलिए नहीं होता क्योंकि आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस ही नहीं होती। अगर आप इस जगह लैक कर रहे हो, अगर ये वाला पार्ट आपका मिसिंग है, तो मैं गारंटीड कह सकता हूं स्टूडेंट्स कि आप आधी बैटल तो हार जाते। ये पार्ट आपको कंटिन्यू करना है, रिगरस होना चाहिए। तो 2024 के मेंस के एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं एज्यूम करूंगा कि आपको 2 मंथ्स मिलते हैं तो इस अप्रोक्सीमेटली, तो ये 2 महीने में आपका आंसर राइटिंग प्रैक्टिस ऐसी होनी चाहिए कि एग्जाम में आपको सोचना नहीं पड़े, ज्यादा माइंड पेन को रोक करके माइंड में सोचना ना पड़े आप कौन सा फिलोसफर लिखूं, क्योंकि टाइम नहीं है इतना। आप देखिए कितने सारे क्वेश्चंस होते हैं इसमें, हर क्वेश्चन के 3-3 पार्ट होते हैं। सेक्शन ए में भी एक क्वेश्चन आता है उसके भी 3 पार्ट होते हैं। केस स्टडीज में भी मल्टीपल पॉइंट्स मल्टीपल क्वेश्चंस हो जाते हैं कभी कभी। तो यू डू नॉट हैव दैट मच लिबर्टी एंड टाइम कि आप आराम से बैठ के सोच सकें। ये तभी हो पाएगा, हाथ तभी चलेगा जब प्रैक्टिस होगी, वरना एग्जामिनेशन खत्म होने के बाद, हॉल से बाहर निकलने के बाद आप बोलोगे अरे हाँ इसमें तो ये डायग्राम आना था, मैंने याद ही नहीं रहा। ये चीज ना हो इसके लिए आपको हर जगह हर मोमेंट पर अपने आंसर राइटिंग को नहीं छोड़ना है और अपनी नॉलेज को अप्लाई करते रहना है। गलत लिखोगे, गंदा लिखोगे, बहुत बुरा लिखोगे, एग्जाम्पल छूट जाएंगे, डायग्राम गलत बन जाएगा, थोड़ा चीजें भूल जाओगे, लेकिन अगर ये प्रैक्टिस नहीं हुई तो आप इस पेपर में एक्सेल नहीं कर पाएंगे। अब चलते हैं जल्दी से मोटी मोटी बातें आपको समझ में आ गई हैं, सिलेबस मुझे समझाना नहीं है, ये सब आपके पास है। मुझे बस ये बताना है कि इस तरीके से सिलेबस को पॉइंट वाइज मैनर में बाइफरकेट करके यू हैव टू फोकस कि यहां पर कॉन्सिक्वेंसेस लिखा हुआ है, और कॉन्सिक्वेंसेस पॉजिटिव भी हो सकते हैं, कॉन्सिक्वेंसेस नेगेटिव भी हो सकते हैं। यहां पर ह्यूमन वैल्यूज लिखा है तो ह्यूमन वैल्यूज की डेफिनेशन क्या है, एग्जांपल्स क्या है, और वो कौन सी ह्यूमन वैल्यूज है जो हम लर्न करते हैं ग्रेट लीडर्स से, रिफॉर्मर्स से और एडमिनिस्ट्रेटर से। 3 बातें लिखी है यहां पर। तो सर एडमिनिस्ट्रेटर कहां से लर्न करूं? एग्जाम्पल बहुत सारे हैं, वास्ट एग्जाम्पल्स आर देयर। कुछ एग्जाम्पल्स तो आप मतलब जो किताबें आपने पढ़ी है स्टैंडर्ड बुक्स उसमें आप देखते ही हो, बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेटर्स के एग्जाम्पल हैं, ठीक है, जो कॉमन एग्जाम्पल हैं जो सारे बच्चे एग्जाम में लिख कर ही आते हैं। लेकिन क्या चीज बच्चे नहीं लिख पाते, मैं बताता हूं क्या नहीं लिख पाते। वो नहीं लिख पाएंगे जो जिसने कॉन्शियसली इसकी प्रिपरेशन नहीं करी। जैसे कि आपको पता है सिविल सर्विसेज के लिए अवार्ड्स होते हैं, तो सिविल सर्विसेज डे होता है एक, और ये 21 अप्रैल को मनाया जाता है। और बहुत सारे अवार्ड्स इस दिन क्या होता है, बहुत सारे अवार्ड्स दिए जाते हैं ब्यूरोक्रेट्स को जिन्होंने अपने अपनी जगह अपने अपने डिस्ट्रिक्ट्स में अपने पास्ट में अच्छा काम किया होता है। तो ऐसी 2023 के जो अवार्ड्स हैं, 2022 के जो अवार्ड्स हैं स्टूडेंट्स, ये वो करंट बेस्ड एग्जांपल्स होंगे जो आपको एग्जाम में प्रिपेयर करके जाने चाहिए। कुछ 20 साल पुराने एग्जांपल्स, 25 साल पुराने एग्जांपल्स, क्या सर हम वो कोट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, मैं डिनाई नहीं करता, नहीं करना चाहिए, लेकिन ये ज्यादा इंपैक्ट डालेगा। वो एग्जांपल्स हो सकता है सारे स्टूडेंट्स एक साथ बहुत नंबर ऑफ कॉपीज में आपको एग्जांपल दिखे, ठीक है, लेकिन ये एग्जांपल्स यूनिक होंगे, करंट बेस्ड होंगे, देन हैव अ कॉम्प्रिहेंसिव लिस्ट। तो कंटेंट कहां से मिलेगा सर मुझे इस पेपर के लिए? कंटेंट निकालने के लिए आपको थोड़ी सी मेहनत एक्स्ट्रा करनी होगी अगर वो एडेड अबव एवरेज मार्क्स चाहिए तो। फिर रिफॉर्मर्स में बड़ा कंफ्यूजन रहता है बच्चों को कि रिफॉर्मर्स क्या, कौन से लिखूं। तो वो 2-3 रिफॉर्मर्स होते हैं उनके माइंड में, वो 2-3 एग्जांपल्स को ही घुमाते रहते हैं। मैंने क्या काम किया है स्टूडेंट्स, मैं अभी आपको दिखाता हूं, 1 मिनट। मैंने क्या काम किया है, आप लोगों के लिए एक लिस्ट तैयार करी, ध्यान से देखो। ये वो रिफॉर्मर्स हैं जिन्हें एग्जाम में बच्चे कोट नहीं कर रहे,
मैंने बहुत सारी कॉपीज चेक करी हैं स्टूडेंट्स की, बहुत सारे कैंडिडेट्स को, स्टूडेंट्स को पढ़ाया है। मैं आपसे भी कह सकता हूं 2024 में एग्जाम लिखने जा रहे हैं या 25 की तैयारी कर रहे हो, आप एग्जाम में कोशिश करिए ना कि आप जो है रविन्द्रनाथ टैगोर जी को कोट कर सके, आप दयानंद सरस्वती जी को कोट कर सके, औरबिंदो, श्री औरबिंदो को कोट कर सके, रविदास, इसमें तो लिस्ट में अभी ये लिखा हुआ, हाँ, गुरु रविदास जी, इनको कोट करिए, गुरु नानक जी को कोट करिए। ये एग्जाम्पल्स ऐसे हैं जो बच्चे कोट नहीं कर रहे हैं। वो बहुत सारे और भी तरीके के एग्जाम्पल्स हैं जो रिपीटेडली कोट कर रहे हैं, एरिस्टोटल, प्लेटो को रिपीटेडली कोट कर रहे हैं, इमैनुअल कांत के कैटेगोरिकल इंपेरेटिव को सब लिख के आ रहे हैं। लेकिन फिर आपकी कॉपी कैसे यूनिक होगी बाकी स्टूडेंट से? तो मैं चाहूंगा कि ये जो कंटेंट है, ऐसा नहीं है कि ये कंटेंट आपने पढ़ा नहीं है, आपने कंटेंट हिस्ट्री में, अपने एंशिएंट हिस्ट्री में सही या आपने आर्ट एंड कल्चर में सही, कहीं ना कहीं, और इनफैक्ट वो जो एक रिफॉर्म का जो टाइम आया है, जो आपका जो है पर्टिकुलरली जो सूफी मूवमेंट होता है, भक्ति मूवमेंट होते हैं, यहां पर आपने बहुत सारे नाम पढ़े हुए हैं, लेकिन आप कोट नहीं कर रहे एथिक्स के पेपर में, जीएस पेपर 1 में प्रिपेयर करके जा रहे हो। थोड़ा सा इग्नाइट योरसेल्फ, यहां पर दो दो एटलीस्ट पॉइंट्स इन सभी जितने भी नाम मैंने दिए, और इनफैक्ट कुछ नाम अब आप आराम से ऐड कर लोगे क्योंकि अब आपको जरूरत नहीं है, सर ने एक आइडिया दे दिया, काफी है। 2 पॉइंट, कम से कम 2 बातें भाई, किसी ने हैप्पीनेस के बारे में क्या कहा है, किसी ने लिबर्टी के बारे में क्या कहा है, वुमेन के रिस्पेक्ट में क्या बातें कही हैं, किसी ने हायर एजुकेशन या एजुकेटेड सोसाइटी के बारे में क्या कहा है, जस्टिस को लेकर के इनमें से किसकी क्या राय है, लिबर्टी को लेकर के, इक्वालिटी को लेकर के, ये देखो कीवर्ड्स हैं, सच्चाई को लेकर के, ट्रुथ को लेकर के, इनमें से सबके या किसी एक के क्या विचार है ना, होंगे ही, ऐसा तो है नहीं होंगे, लेकिन आपको अपने शॉर्ट नोट्स में लिमिटेड रखना है, अपने माइंड में बैठ के रखना है कि भाई अगर क्वेश्चन रिलेटेड टू ट्रूथ आया, रिलेटेड टू मर्सी आया, फॉरगिवनेस आया, एम्पैथी आया, ट्रस्ट आया, तो मुझे पता है मेरे पास एग्जाम्पल रेडी है नोट्स में, एक पेज पे मैंने इन सभी रिफॉर्मर्स के आगे एरो लगा करके, और शॉर्ट में एरो लगा करके मैंने पॉइंट लिखे हुए हैं कि ये वर्ड, ये नाम इस पर्टिकुलर रिफॉर्मर के साथ एसोसिएट करके एग्जाम में आई कैन कोट। ये मेहनत घर से करके एग्जाम में जाया जा सकता है, मतलब 200% तैयार करोगे तो शायद 50-60% एग्जाम में अप्लाई कर पाओ, पर अगर आप उतना भी कर गए, मैं दावे से कह रहा हूं आपकी आंसर कॉपी यूनिक होगी, डिफरेंट होगी, बेटर होगी, और कंटेंट भी एनरिच्ड होगा। ठीक है, आया समझ में? बढ़िया। नहीं आया तो सर अब आपको फिर मतलब इतने शॉर्ट टाइम में तो डिटेल में नहीं पढ़ा सकते, बट एक आइडिया दे सकते हैं, इसीलिए ये सेशन है। आपका एग्जाम अच्छा होना चाहिए, आपके मार्क्स बेटर आने चाहिए, इसीलिए सर आपके साथ ये सब डिस्कस कर रहे हैं। चलो आगे चलते हैं। अब ये सिलेबस तो आप सबको पता है, तो सर परसुएशन में क्या करना है या सोशल इन्फ्लुएंस में क्या करना है, टॉपिक को प्रिपेयर करिए, वर्ड बाय वर्ड इस टॉपिक को प्रिपेयर करिए, इस तरह से प्रिपेयर करिए जैसे मैंने स्टार्टिंग से बताया कि भाई एक डेफिनेशन क्या है, वर्ड्स में डिफरेंसेस क्या हैं, कोरिलेशन, एग्जांपल्स, आप अपने कंटेंट को इस तरह से प्रिपेयर करिए कि एग्जाम में इससे रिलेटेड आया तो 150, 200, 250 वर्ड का आंसर लिखने की कैपेसिटी आपकी आ चुकी है। क्लियर? तो चलिए मैं थोड़ा सा क्विकली लेके जाता हूं, ये वो फाउंडेशनल वैल्यूज हैं, ये लिमिटेड है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ इतनी ही फाउंडेशनल वैल्यूज हैं, और भी वैल्यूज हैं, जैसे कि भाई इसमें एक्सेप्टेंस नहीं है, ठीक है, एज अ फाउंडेशनल वैल्यू, और भी बहुत सारी वैल्यूज होती हैं जैसे कि सर्विस टू द नेशन, डेडिकेशन टू द सर्विस टू द नेशन, ये सारी बातें आप और भी ऐड कर सकते हैं। एज अ ब्यूरोक्रेट बहुत जरूरी है, एज अ सिविल सर्वेंट बहुत जरूरी है। खैर, इमोशनल इंटेलिजेंस आपका ये पूरा सब्जेक्ट है, तो यू आर अवेयर नाउ कि आपको अपने सिलेबस में पॉइंट बाय पॉइंट चीजों को करके जाना है। अब एक पॉइंट आता है कि सर ये मॉरल थिंकर्स, फिलोसोफर जो आपने बोला है फ्रॉम द वर्ल्ड, ये कितना करना है, ये लिस्ट तो सर आपने दे दी है ना, ये वाली लिस्ट तो आपने दे दी, लेकिन फ्रॉम द वर्ल्ड में मुझे क्या क्या करके जाना है। जो स्टूडेंट्स ऑलरेडी कर रहे हैं मैं बता देता हूं, स्टूडेंट्स ऑलरेडी इमैनुअल कांत को कोट करके आ रहे हैं, है ना, कैटेगोरिकल इंपेरेटिव, ये वर्ड अगर आप पहली बार सुन रहे हैं अभी, अगर ये वर्ड आप पहली बार सुन रहे हैं अभी, तो हो सकता है आपने सब्जेक्ट को प्रिपेयर करना शुरू नहीं किया है, लेकिन ये बहुत आसान वर्ड है और ये सब्जेक्ट में बार बार आएगा जब आप प्रिपेयर करेंगे। मतलब कि भाई कैटेगोरिकल इंपेरेटिव बातें तो बहुत सारी कहता है, लेकिन एक लाइन में अगर बोलूं तो भाई आप दूसरों के साथ गलत मत करो, इमैनुअल कांत का कहना है आप दूसरों के साथ गलत नहीं करो, क्योंकि भाई सभी एक दूसरे के साथ गलत करने लगेंगे तो सही कौन रहेगा, फिर देखा देखी सब गलत करना शुरू कर देंगे, है ना। तो आप किसी के साथ भी कभी गलत नहीं करो, ये शॉर्ट में एक मतलब एक जिस्ट है जो मैंने आपको बता दी। फिर स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं भाई, जेरेमी बेंथम है या जॉन स्टुअर्ट मिल है ना, मैं ये भी लिख देता हूं स्लैश करके, जॉन स्टुअर्ट मिल,
यूटिलिटेरियन अप्रोच यहां पर आप कोट कर रहे हैं, एग्जाम्पल दे रहे हैं, बिल्कुल ये स्टूडेंट ज्यादातर करके आ रहे हैं। फिर कुछ जैसे हैं कि भाई जॉन रॉल्स है, कुछ एग्जांपल्स में जॉन रॉल्स हैं। जॉन रॉल्स की जस्टिस थ्योरी है, तो थ्योरी ऑफ जस्टिस, तो जस्टिस जैसे क्वेश्चन में अगर आप जॉन रॉल्स को कोट करें तो बिल्कुल बेटर रहेगा, ये स्टूडेंट्स कर रहे हैं। देन थॉमस हॉब्स, थॉमस हॉब्स के लिए स्टूडेंट्स यहां पर जो है बहुत से स्टूडेंट्स हैं जो आंसर कॉपी में देखता हूं, मतलब ये अचीवेबल है, स्टूडेंट्स आर ऑलरेडी डूइंग इट। सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी, और बहुत से बच्चे इसमें जो है, बहुत से एस्पिरेंट्स ये वाला एस्पेक्ट ऑलरेडी अपने ऑप्शनल में भी प्रिपेयर कर लेते हैं, है ना। तो बहुत से स्टूडेंट्स का यहाँ पर ऑप्शनल में भी होता है, तो इसलिए भी वो आराम से कोट कर देते हैं। तो आप भी करिए, इवन इफ आपका ऑप्शनल नहीं है, यू मस्ट नो दिस। फिर वो जो पर्टिकुलर एरिस्टोटल, प्लेटो, सॉक्रेटिस, ये एग्जांपल्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इन एग्जांपल्स में आपका एग्जाम्पल में आ जाता है कि भाई आप हैप्पीनेस के बारे में इनके क्या व्यूज हैं, है ना, सोसाइटी को लेकर के क्या व्यूज हैं। तो इनके जो छोटा मोटा जो एक्सप्लेनेशन है बुक्स में, जनरल स्टैंडर्ड बुक्स में है, वो आप पढ़ के जाते ही हैं, ठीक है, डन। फिर इसके अलावा एक एग्जाम्पल जैसे कि भाई मिडिवियल से अगर एग्जाम्पल निकालें तो मैकियावेली, तो मैकियावेली का ये कहना था कि भाई पॉलिटिक्स को रिलीजन से सेपरेट करो। वहीं सेंट ऑगस्टिन, ये यूनिक है, ये शायद बच्चे नहीं कर रहे हैं, एस्पिरेंट्स नहीं कर रहे हैं, पर मैं बता देता हूं। सेंट ऑगस्टिन जो है कहते हैं कि नहीं भाई, रिलीजन और जो है जो पॉलिटिक्स है ये तो साथ चलेगी, रिलीजन तो पार्ट है, क्लियर। लेकिन इसी चीज को अपोजिट व्यू देते हैं कि भाई मैकियावेली कहते हैं कि नहीं, पॉलिटिक्स और रिलीजन को अलग रखो, इनफैक्ट राजा को एथिकल भी होने की जरूरत नहीं है। ये वाली बातें आप तब यूज करेंगे एज एन एग्जाम्पल जहां आपको प्रोटेक्ट करना है अपनी टेरिटरी को, है ना। लेट अस से एग्जांपल आता है कि भाई इंटरनेशनल रिलेशंस के रिस्पेक्ट में एक कंट्री ने दूसरी कंट्री पे हमला कर दिया, तो ऐसे में राजा को एथिकल होना चाहिए, है ना। एथिकल मतलब इन दिस कंटेक्स्ट, अबे प्रोटेक्ट तो अपने आप को करना ही है ना। तो ऐसे में सही तरीके से लड़ाई करे या छल कपट की राजनीति भी चलेगी, तो ये कहते हैं मैकियावेली कि ये चलेगी, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। एक राजा को शेर की तरह होना चाहिए, एक राजा को फॉक्स की तरह भी होना चाहिए। तो ये बातें आप एक लाइन में पढ़ लीजिए, एग्जाम में लिख सकते हैं, बिल्कुल। जब आपको ये व्यू देना है कि भाई सबसे पहले नेशन को प्रोटेक्ट करना जिम्मेदारी किन की होनी चाहिए, तो एज अ ब्यूरोक्रेट, है ना, सबसे पहले जैसे लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन डिस्टर्ब्ड है, किसने किया, क्या किया, बाद में देखेंगे, पहले आपकी जिम्मेदारी है कि लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन किया जाए, क्लियर। खैर, इसके अलावा और भी एग्जांपल्स हैं, जैसे कि आपका एक एग्जांपल आता है कैरल गिलिगन का। कैरल गिलिगन का एग्जाम्पल जनरली स्टूडेंट्स कोट नहीं कर रहे हैं, मैं अब बता देता हूं यहाँ पर। कुछ स्टूडेंट्स जो डिटेल में पढ़ते हैं सब्जेक्ट को वो कर पाते हैं, जो बिल्कुल ऊपर ऊपर से पढ़ते हैं सब्जेक्ट को वो नहीं कर पाते। कैरल गिलिगन को एज अ वुमेन एम्पावरमेंट में या एथिक्स ऑफ केयर, इनफैक्ट आई मस्ट राइट एथिक्स ऑफ केयर और वुमेन के रिस्पेक्ट में, यहां आप जरूर इसमें कैरल गिलिगन को कोट कर सकते हैं। फिर आपका ये बहुत ही कॉमन जनरल एग्जांपल्स हैं स्टूडेंट्स, ज्यादातर स्टूडेंट्स इस चीज को कर रहे हैं। लेकिन फिर क्या है सर जो स्टूडेंट्स को और प्रैक्टिस करना चाहिए अपने मार्क्स को एनरिच करने के लिए, नाउ द बेसिक थिंग्स आर बीइंग प्रिपेयर्ड। तो सर फिर मैं और क्या करूं, नाउ यू आर गोइंग टू द एट द मच फॉर द एनरिचमेंट ऑफ योर कंटेंट, नाउ व्हाट एल्स यू कैन डू। देखो एग्जांपल्स जैसे कि डेविड ह्यूम, एग्जाम्पल जैसे कि स्टोइक्स, एग्जाम्पल जैसे कि एपिक्यूरियनिज्म, ये एक नेक्स्ट लेवल है। इतना बेसिक करने के बाद आप यहां आइए, परफेक्शन पे जाएंगे कि सर बस मैं सब परफेक्ट कर लूं, नहीं, लेयर्स है। पहले आप एज अ बेसिक, जितना बाकी स्टूडेंट्स कर रहे हैं, बाकी एस्पिरेंट्स कर रहे हैं, आप पहले बुक से, स्टैंडर्ड बुक से आप उस चीज को प्रिपेयर करिए, फिर आप एक्स्ट्रा नॉलेज की तरफ जाइए। ये सब आप तभी कर पाएंगे जब आपका एक बेस तैयार हो जाएगा, क्लियर स्टूडेंट्स। तो खैर अभी मैं इसका एक्सप्लिकेशन भी बता दूंगा आपको, अभी हम पीवाईक्यूज देखेंगे तो एप्लीकेशन देख लेंगे। यहां तक आपको समझ में आ गया है तो आई थिंक वी कैन गो अहेड नाउ। छोटे छोटे टॉपिक्स हैं जैसे कि लॉज, रूल्स, रेगुलेशंस, इसमें डिफरेंसेस, कोरिलेशन टू द वर्ड्स, यूपीएससी ने पूछा हुआ है पास्ट में। क्वेश्चन है जैसे कि अकाउंटेबिलिटी, एथिकल गवर्नेंस, तो गुड गवर्नेंस क्या है, एथिकल गवर्नेंस क्या है, ये यूपीएससी का एक पीवाईक्यू है ना, ये क्वेश्चन यूपीएससी ऑलरेडी पूछ चुका है। देन कॉर्पोरेट गवर्नेंस, जनरली एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है, कॉर्पोरेट में बहुत इंपॉर्टेंस है कॉर्पोरेट की एथिकल होने की, क्योंकि कॉर्पोरेट जनरली प्रॉफिट के चक्कर में, प्राइवेट प्लेयर्स प्रॉफिट के चक्कर में एथिकल
एटीट्यूड नहीं शो करते, एथिकल बिहेवियर शो नहीं करते। तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस का भी पार्ट जो है इंपॉर्टेंट है। ये सारे वर्ड्स, ये सारी बातें बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। वर्ड बाय वर्ड, टॉपिक बाय टॉपिक, पूरे टॉपिक को प्रिपेयर करिएगा। एक्सपेक्ट कर सकते हैं आप क्वेश्चंस यहां से, जैसे कि भाई राइट टू इन्फॉर्मेशन, कोड ऑफ एथिक्स, कोड ऑफ कंडक्ट में डिफरेंसेस, सिटीजन चार्टर पे एक सेपरेट क्वेश्चन बन सकता है, विसल ब्लोइंग इस पे क्वेश्चन बन सकता है, क्वेश्चन बन सकता है वर्क कल्चर पर, वर्क कल्चर और पब्लिक रिलेशनशिप्स को लिंक करके भी यूपीएससी क्वेश्चन बना सकता है। बी प्रिपेयर्ड। देन यहां पर आपका इंफॉर्मेशन शेयरिंग है, ट्रांसपेरेंसी है, यहां पर जो है एथिकल गवर्नेंस के लिए ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी है, बहुत बड़े फैक्टर्स हैं। These things need to be prepared separately as a short note for your exam. मैं बोलूंगा यूटिलाइजेशन ऑफ पब्लिक फंड, और यूटिलाइजेशन ऑफ पब्लिक फंड में एक पीवाईक्यू था जब यूपीएससी ने पूछा कि अंडर यूटिलाइजेशन और मिस यूटिलाइजेशन ये दोनों कैसे डिफरेंट है, और दोनों के रिस्पेक्ट में इश्यूज बताइए, चैलेंजेस बताइए। तो यू हैव टू प्रिपेयर दिस टॉपिक कॉम्प्रिहेंसिवली। सर्विस डिलीवरी वाली बात जो मैंने पहले भी बताई थी, तो यू नीड टू प्रिपेयर ऑल दिस थिंग्स। एंड देन करप्शन। तो करप्शन एक ग्रास रूट लेवल तक करप्शन एक बहुत बड़ा इशू है। क्यों ये पेपर इंट्रोड्यूस हुआ है आई थिंक मुझे बताने की जरूरत नहीं है। तो दिस टॉपिक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड लॉट ऑफ एग्जांपल्स आर देयर, नॉट जस्ट फ्रॉम दी गवर्नमेंट साइड बट देयर आर एग्जांपल्स फ्रॉम दी प्राइवेट सेक्टर आल्सो, जो डिफरेंट कंपनीज के कहीं ना कहीं सामने आते रहते हैं एग्जांपल्स। ठीक है, अब केस स्टडीज को भी डिस्कस करेंगे हम। अब मैं पीवाईक्यूज दिखाता हूं। गोइंग टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द सेशन। द सेशन इज अबाउट पीवाईक्यूज कि कैसे क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं और कितने वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन डायरेक्ट क्वेश्चन, मतलब किस पहली वैरायटी जो मैं आपको पढ़ाऊंगा अभी बताऊंगा वो है डायरेक्ट। सिलेबस पढ़ लिया, ऐसे क्वेश्चंस अब आप अटेम्प्ट करने के लिए तैयार है। जैसे कि क्वेश्चन आया मॉरल इंटीग्रिटी क्या है, प्रोफेशनल एफिशिएंसी क्या है। दो वर्ड है मॉरल इंटीग्रिटी, क्योंकि इंटीग्रिटी एज अ टॉपिक आप डिटेल में ऑलरेडी पढ़ते ही हो। तो मॉरल इंटीग्रिटी, प्रोफेशनल एफिशिएंसी क्या है, ये व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय देम। सिंपल इसकी डेफिनेशन एक तरीके से आपसे पूछिए, और बॉडी पार्ट में ये आपसे एक्सपेक्टेशन है कि इनका जो रेलेवेंस है वो आप कॉर्पोरेट गवर्नेंस के रिस्पेक्ट में बताएंगे, एंड दैट टू इंडिया। दैट टू इंडिया मतलब क्या करना है, आपको एग्जांपल्स देने हैं और कॉर्पोरेट वर्ल्ड में इन वर्ड्स की क्या वैल्यू है ये बताना है। तो जैसे एग्जांपल सर इसमें क्या दे देंगे, थोड़ा सा एक माइंड ओपन कर लेते हैं। तो एग्जांपल में आप आ सकता है कि भाई इन्फोसिस है, इन्फोसिस एज अ कंपनी विसल ब्लोइंग, रॉबस्ट विसल ब्लोइंग उसकी एक पॉलिसी है। तो ये एक कितना अच्छा मॉरल इंटीग्रिटी का एग्जांपल है। देन एक कंपनी जैसे कि टाटा है ना, टाटा भी पूरी तरीके से एथिकल जो है, जो भी उसके काम है वो एथिकल वे में वर्क करती है। इसका एग्जांपल आप दे सकते हो कि भाई इतने ले ऑफ का जो इशू आया, कॉर्पोरेट वर्ल्ड है ना, तो एग्जांपल भी कॉर्पोरेट वर्ल्ड के ही देने हैं। इतनी कंपनीज ने, बड़ी बड़ी कंपनीज ने ले ऑफ किया है ना, तो टाटा ने ऐसा नहीं किया कि भाई मास ले ऑफ करे हो, या फिर एटलीस्ट कोविड के टाइम पर सैलरीज वगैरह लोगों को आती रही। मैं इसलिए कह सकता हूँ, मेरा एक दोस्त है कंपनी में काम करता है, आईटी कंपनी में, तो वो भी इस बात को बोलता है कि हाँ भाई हमें ऐसा नहीं हुआ कि हमारी सैलरीज कट हो गई। अब कहीं कुछ ना कुछ हुआ हो तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन फिर भी हम एज एन एग्जाम्पल इसको जरूर लिख सकते हैं। कहां गड़बड़ी हुई है, कहां प्रोफेशनल एफिशिएंसी नहीं है। प्रोफेशनल एफिशिएंसी मतलब कि भाई आप एक डायग्राम बनाता हूं मैं आपको कॉर्पोरेट के रिस्पेक्ट में, आप इस डायग्राम को बहुत अच्छे से रिलेट कर पाएंगे इस एग्जांपल के साथ कि भाई अगर हम बात करें एक्सीलेंस की, कि एक कॉर्पोरेट एक्सीलेंट काम करे तो उसके लिए क्या पैरामीटर है। तो पहला पैरामीटर उसमें स्टूडेंट्स यही आता है कि क्या वो कंपनी इकोनॉमिक तरीके से काम कर रही है या नहीं कर रही। भाई रिसोर्सेज का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन हो रहा है या नहीं हो रहा, कम पैसों में प्रोडक्ट बना पा रही है या नहीं बना पा रही, तभी तो प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी। तो कंपनी हैज टू बी, एक कॉर्पोरेट वर्ल्ड की अगर हम बात करें तो कॉर्पोरेट कंपनी, कॉर्पोरेट वर्ल्ड, कॉर्पोरेट गवर्नेंस पूरी कोशिश करेगी कि वो अपने प्रोडक्ट को इकोनॉमिक रखे। वो पूरी कोशिश करेगी कि वहां पर एफिशिएंसी आए सिस्टम में, राइट। एंड साथ ही साथ जो वो प्रोडक्ट बना रही है, जो भी चीज के लिए वो काम कर रही है, वो इफेक्टिव भी हो, वो टूल्स, वो प्रोडक्ट, वो इफेक्टिव भी होने चाहिए। अगर इन तीनों चीजों पर, इन पैरामीटर्स पर एक कंपनी काम कर रही है तो वो एक्सेलेंस की तरफ जा रही है। और इस ऐसा करते हुए कभी कभी कंपनीज अनएथिकल हो जाती हैं, और वही अनएथिकल नहीं होना चाहिए। तो मॉरल इंटीग्रिटी क्या कंपनी के अंदर है, या प्रोफेशनल एफिशिएंसी, प्रोफेशनल एफिशिएंसी कि भाई रिसोर्सेज वेस्ट होते हैं तो होने दो,
है ना। 4 रिश्तेदारों को अगर मैं अपनी कंपनी में घुसा लेता हूं और फिर वो काम भी ना करें, सैलरी मिलती रहे, तो ये चीजें प्रोफेशनल एफिशिएंसी उसमें नहीं है और इनफैक्ट मॉरल इंटीग्रिटी भी नहीं है एक तरीके से देखा जाए तो। कॉर्पोरेट गवर्नेंस में एक एग्जांपल से किंगफिशर का आता है ना। तो एयरलाइंस थी उनकी, उन्होंने फिर जो है क्रू वगैरह को जो है सैलरीज वगैरह भी नहीं दी थी अपनी, है ना। मूवी भी आई थी इस पे, अभी मैंने रिसेंटली देखी। तो ये सारी चीजें क्या है, आप एग्जाम्पल में कोट कर सकते हैं, नो डाउट। अब यहां पर अगर आप कॉर्पोरेट गवर्नेंस के एग्जाम्पल नहीं दे रहे हैं तो आपके नंबर कटेंगे, क्योंकि आपसे वो क्लियरली बोल रहा है। तो दिस काइंड ऑफ अ क्वेश्चन इज अ वेरी डायरेक्ट क्वेश्चन, है ना, सिलेबस से डायरेक्ट क्वेश्चन है। अब देखो डायग्राम की इंपॉर्टेंस यहां सर ने ऑलरेडी बता दी है, खैर थोड़ी सी हेल्प अभी आगे भी करेंगे, बट देखो कैसे डायग्राम्स का यूज होता है एग्जाम में। अगला क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन आपका है भाई इम्पार्शियलिटी, नॉन पार्टीशनशिप। अगर आपने पीछे देखा हो तो फाउंडेशन वैल्यूज में ये 2 वैल्यूज आपको ऑलरेडी मैंने भी दिखाई दी। तो इम्पार्शियलिटी होना, नॉन पार्टीशनशिप होना, ये बढ़िया क्वालिटीज हैं, इंपॉर्टेंट क्वालिटीज हैं एक ब्यूरोक्रेट में, एक सिविल सर्वेंट में। तो बस इसको डिस्कस करो, मतलब आपने 2 टॉपिक प्रिपेयर करे हुए, यू हैव द कंटेंट, यू कैन राइट द आंसर। ये क्वेश्चन इस तरीके से एम्पैथी और कंपैशन जैसे वर्ड्स पर क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन है, इलस्ट्रेशंस के साथ। आप ब्यूरोक्रेट को यहाँ पर सिविल सर्वेंट के लिए फाउंडेशन वैल्यूज भी हैं ये, आप एग्जांपल कोट करिए। तो आपको ब्यूरोक्रेट का एग्जांपल यहाँ पर देना होगा, आर्मस्ट्रांग पेम का एग्जांपल सभी स्टूडेंट ज्यादातर देते हैं। मिरेकल मैन, उन्होंने 100 किलोमीटर की रोड बनवाई, ये ऐसा एग्जांपल है जो हर बच्चा, हर कैंडिडेट एग्जाम में लिख करके आएगा, है ना, आना भी चाहिए, राइट। लेकिन और भी बहुत से एग्जांपल्स हैं, कोविड के टाइम पर बहुत से ब्यूरोक्रेट्स ने अच्छा काम किया, उनको सिविल सर्विसेज डे पर अवार्ड भी मिले हैं। ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं, अब आप उसको पढ़िए और आप अपनी तरफ से एग्जांपल्स बनाइए। खैर आइडिया मिल गया, आइडिया मिल गया, गुड। नेक्स्ट डायरेक्ट क्वेश्चन, कोड ऑफ एथिक्स कोड ऑफ कंडक्ट में डिफरेंस। ये वो एग्जांपल है, टीचिंग्स ऑफ बुद्धा कैसे रेलेवेंट है टुडे। तो अब बुद्धिज्म अगर आपने पढ़ा है तो नोबल ट्रूथ, है ना, एट फोल्ड पाथ, अगर किसी को एट फोल्ड पाथ भी पता है, जो कि आई नो 3 4 5 के बाद भूल जाते हो, सारे याद नहीं रहते, आने चाहिए, ये एक आइडल कंडीशन है कि भाई आने चाहिए। लेकिन अभी भी अगर आप सेशन को देख रहे हो ना, तो 8 फोल्ड पाथ आपको बोलने में तो समझ में आ गया, लेकिन 8 अगर याद हो, बढ़िया बात है, तैयारी प्रीलिम्स की अच्छी थी। यहां पर आप उसको लिख सकते हैं, विद एग्जांपल आप कोट कर सकते हैं। तो बिल्कुल रेलेवेंट है टुडे, क्योंकि आज जो है बुद्धिज्म हमें बताता है, जो भी बातें बुद्धिज्म बताता है वो बातें आज अप्लाई होती हैं, क्योंकि भाई आज बहुत सारी नेगेटिव बातें हैं सोसाइटी में, नेगेटिव जो इवल्स हैं, और उन इवल्स को दूर करना है, ठीक है। करप्शन भी एक इवल है। सो यू कैन कोट दीज एग्जांपल्स एंड दीज आर वेरी वेरी डायरेक्ट क्वेश्चन। एक एग्जांपल और ले लेता हूं मैं, 2020 का क्वेश्चन था, कंपोनेंट्स ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस। मतलब इतना डायरेक्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, इतना डायरेक्ट क्वेश्चन है, कंपोनेंट्स ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस। अगर ये चैप्टर आप पढ़ेंगे ना, तो इस चैप्टर का ये पहला टॉपिक ही पढ़ते हो आप एक तरीके से। कंपोनेंट्स क्या है, इमोशनल इंटेलिजेंस की डेफिनेशन ऑफ ए कंपोनेंट्स। इसमें एक एग्जांपल जो हर बच्चा कोट करके आता है वो है कि भाई डेनियल गोलेमैन के अकॉर्डिंग 5 कंपोनेंट्स ईआई के होते हैं। अब मैं कंटेंट के मैनर पे जा रहा हूं, नाउ आई एम फोकसिंग मोर ऑन टू कंटेंट, ठीक है। पहला है भाई सेल्फ, जो है यहां पर अवेयरनेस होनी चाहिए, है ना। फिर आपका सेल्फ रेगुलेशन होना चाहिए, ये आपको ऑलरेडी पता होगा, आता होगा, मैं तो बस अब बता रहा हूं, पहली बार सुन रहे हो तो अलग बात है, लेकिन किताबों में आराम से लिखा हुआ है ये। फिर आपको एम्पैथी शो करनी है लोगों की तरफ, आपके अंदर मोटिवेशन भी होना चाहिए लोगों की मदद करने के लिए, अपनी मदद करने के लिए। एंड 5th पॉइंट इसमें होता है कि भाई आप रिलेशनशिप भी मैनेजमेंट करें, अपने जितने भी रिलेशनशिप है उनको मैनेज भी अच्छे से करें। मे बी विद डिफरेंट वर्ड्स बट ऑलमोस्ट दे आर द सेम, यही 5 पॉइंट है। 5 कंपोनेंट्स ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस, एक एक को एक्सप्लेन कर दो विद एग्जांपल, नंबर मिल जाते हैं। एक डायग्राम ये बनाएगा कोई स्टूडेंट बच्चा एग्जाम में। अब इंपॉर्टेंस ऑफ द डायग्राम, है ना, वापस से आ जाते हैं। तो कंटेंट वाइज देखो, ये 5 पॉइंट, डेनियल गोलेमैन का नाम बहुत बढ़िया लग रहा है, बच्चे को भी लगेगा, आपको भी लगेगा। आप आंसर लिख रहे हो 2024 के मेंस का, आप बोलोगे अरे वाह, 20 का लिख रहे होते तो वाह सर, मैंने क्या लिख के आया हूं मैं सर। मैं इसको दूसरी तरह से रिप्रेजेंट करता हूं। देखो मैं क्या करूंगा एग्जाम में, एक तरीका तो ये है, एक तरीका तो ये है आपके सामने है, दूसरा तरीका ये है, ध्यान से देखो। मैं लिखूंगा यहां पर सेल्फ, यहां मैं लिखूंगा अदर्स, ठीक है। ब्रैकेट में मैं सोसाइटी लिख सकता हूं, ठीक है। रिकॉग्निशन, और इधर हम लिख सकते हैं रेगुलेशन।
ठीक है, अब देखो पांचों कंपोनेंट्स को हम किस तरह से एग्जाम में बना के आ सकते हैं। दिस इज अगेन द वेरी इजियर वे। कंपोनेंट्स वही हैं, बस उनको प्रेजेंट करने का तरीका है। जैसे यहां पे आपने पहले लिखा सेल्फ अवेयरनेस, ठीक है, देन आपने दूसरा पॉइंट लिखा सेल्फ रेगुलेशन, इधर आपने पॉइंट लिखा फोर्थ पॉइंट बाकियों के लिए। अब आप रिकॉग्नाइज कर रहे हैं बाकियों को, अदर्स को, सो देयर यू आर फोकसिंग ऑन एम्पैथी। और आर यू हैविंग सोशल अवेयरनेस, और आप रेगुलेट करने जा रहे हैं अपने रिलेशनशिप को अदर्स के साथ। तो देयर द फिफ्थ पॉइंट बिकम्स रिलेशनशिप मैनेजमेंट। और अपने साथ ही साथ अपने और बाकियों के लिए आपको अगर ये काम करना है, अपने इमोशंस को समझना है, बाकियों के इमोशंस को समझना है, अपने इमोशंस को रेगुलेट करना है, बाकियों के इमोशंस को रेगुलेट करके अपने इमोशंस के साथ मिलकर के मैनेज करना है अपने रिलेशनशिप को, तो आपको क्या चाहिए? दैट बिकम्स योर थर्ड पॉइंट, मोटिवेशन। तो मेरा डायग्राम एग्जाम में कुछ इस तरीके का बन जाएगा। समझ में आ रहा है? डन स्टूडेंट्स? एक मिनट, आप इसको आराम से बना लीजिएगा तो और क्लियरली बनेगा। लेकिन ये एक डायग्राम है एग्जाम में बनाने के लिए, वहीं दूसरा डायग्राम ये भी है। अब ये आपके ऊपर है कि आप अपनी प्रेजेंटेशन कैसी रखते हो। क्लियर? अब क्योंकि मैं कंटेंट की बात कर रहा हूं तो इस सेशन में मैं कंटेंट की और बात करूंगा कि भाई डेनियल गोलेमैन को कोट करना सभी स्टूडेंट्स के लिए ऑलमोस्ट सेम रहेगा, आसान रहेगा, क्योंकि कंपोनेंट्स पूछे थे, डेनियल गोलेमैन बता दिया आपने, डेनियल गोलेमैन के अकॉर्डिंगली 5 कंपोनेंट बता दिए। ठीक है, बढ़िया है। लेकिन इमोशंस के रिस्पेक्ट में या इमोशनल इंटेलिजेंस के रिस्पेक्ट में क्या सिर्फ और सिर्फ डेनियल गोलेमैन ही नाम है और कोई है ही नहीं फिलोसोफर कोट करने के लिए? ऐसा नहीं है। जैसे कि आप एग्जांपल दे सकते हैं, मैंने पीछे ही बताया था डेविड ह्यूम का। डेविड ह्यूम कहते हैं, यहां ये इमोशनल इंटेलिजेंस को सपोर्ट करने की बात कर रहे हैं, तो डेनियल गोलेमैन कहते हैं, इनकी एक इनफैक्ट लाइन भी है कि मॉरल जजमेंट्स आर डिराइव्ड फ्रॉम sentiments. Moral judgments are derived from sentiments and not reasoning. अब देखो, रीजनिंग का मतलब हुआ आप अपने आईक्यू की बात कर रहे हो, अपनी इंटेलिजेंस की बात कर रहे हो, लेकिन सेंटिमेंट्स का मतलब हुआ इमोशंस की। तो हियर ही इज सपोर्टिंग, ही इज इन प्लस, ही इज इन सपोर्ट ऑफ द इमोशंस। वहीं सर अगर मुझे एग्जांपल देना हो कि नहीं नहीं इमोशंस के जो है नेगेटिव साइड पर किसी फिलोसोफर को कोट करना है, सो यू कैन कोट स्टोइक्स। स्टोइक्स बिलीव दैट इमोशंस आर conceptual errors. Emotions are conceptual errors. In fact, इनका ये मानना था कि they are also the reason for your miseries. आपकी लाइफ में जो मिजरीज हैं उसका रीजन भी इमोशन है। और स्टोइक्स एज अ ग्रुप ऑफ फिलोसफर्स दे बिलीव दैट इमोशंस को हमें अलग रखना चाहिए अपनी इंटेलिजेंस से, क्योंकि इमोशंस अपने आप में क्लाउड हो सकते हैं ओवर योर इंटेलिजेंस, ओवर योर अंडरस्टैंडिंग। तो अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं, आर इमोशंस सीम एज क्लाउड्स ओवर योर अंडरस्टैंडिंग, डू यू एग्री विद द स्टेटमेंट? तो वहां पर आपको पहले तो स्टोइक्स के बारे में लिख करके आप इस स्टेटमेंट को सपोर्ट कर सकते हैं कि भाई हाँ देखो, कुछ फिलोसफर्स इस बात को मानते थे कि बिल्कुल क्लाउड ओवर द अंडरस्टैंडिंग हो जाते हैं। लेकिन देन यू कैन कम बैक and talk about the importance of emotional intelligence, taking help of the name of the philosophers like David Hume or the philosophers like Daniel Goleman. तब आपका वो 150-200 वर्ड का आंसर बनता है। और ये एक तरीका है आंसर को प्रेजेंट करने का। शायद मैं जो करने आया हूं इस लेक्चर में, आपको बताने आया हूं, मैं वो कर पा रहा हूं। आई होप आई एम डूइंग जस्टिस, है ना? और आप भी यहां बैठे उस सेशन को जो देख रहे हैं स्टूडेंट्स अभी, वो समझ पा रहे हैं कि कितना वैल्यूएबल है ये सब्जेक्ट। और आसान है, लेकिन एफर्ट्स फिर भी लगेंगे अगर
ओवर द लाइन आपको नंबर लाने हैं, क्योंकि 70-80 नंबर लाना, एवरेज मार्क्स लाना, आप कुछ भी लिख करके आए नंबर आ ही जाएंगे, कुछ ना कुछ तो आ जाएंगे। एवरेज मार्क्स नहीं ना, अबव एवरेज कैसे आए, क्योंकि ये सब्जेक्ट में ये चीजें करना, शॉर्ट शॉर्ट नोट्स बना करके अप्लाई करके आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करके नंबर लाना कंपैरेटिवली इजी है। थोड़ी सी मेहनत बस। आई होप आई एम एबल टू टेल यू दैट। अब मैं इसके भी नेक्स्ट लेवल पे जा रहा हूं। अब देखो मैंने लेवल, एक लेवल है ना, लेवल हमने थोड़ा सा बढ़ाया, ठीक है, फिर थोड़ा सा बढ़ाया। अब मैं इसके भी नेक्स्ट लेवल अगर जाऊं तो मैं इसी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हुए नाम लिखूंगा किसका, चार्ल्स डार्विन का। ये बातें मैं अपनी क्लास में भी बताता हूं, लेकिन इस सेशन में भी मैं चाहूंगा कि जो बच्चे 2024 का मेंस लिख रहे हैं वो थोड़ा अपने लेवल को एनहेंस करें, अपने आंसर राइटिंग प्रैक्टिस को बूस्ट करें और अपने कंटेंट को एनरिच करें। तो चार्ल्स डार्विन के लिए आप क्या लिख सकते हो, आप लिख सकते हो कि भाई चार्ल्स डार्विन, ये इवोल्यूशनरी बायोलॉजी के रिस्पेक्ट में कॉन्सेप्ट है। चार्ल्स डार्विन ने गैलापागोस आइलैंड्स थे जहां जाकर के वॉयज अपनी करी थी और बहुत सारे इवोल्यूशन के लेवल पर स्पीसीज को स्टडी किया था और उन्होंने इवोल्यूशन की स्टडीज बताई थी, राइट। ओरिजिन ऑफ स्पीसीज इनकी बुक का नाम भी है। तो चार्ल्स डार्विन को आप कोट कर सकते हो और कोटेशन बहुत बढ़िया है, दैट इमोशंस हैव इंफॉर्मेशनल कंटेंट आल्सो, इमोशंस हैव इंफॉर्मेशनल कंटेंट, और सिग्नलिंग सिस्टम का भी ये पार्ट है। इनके हिसाब से ये एग्जांपल देते हैं कि भाई, बहुत अच्छा एग्जांपल है कि भाई जो ग्रुप में रहते हैं जानवर, वो इसलिए रहते हैं क्योंकि वो टुगेदरनेस, हैप्पीनेस की तरफ लेकर के जाता है, और अगर वो खुश हैं तो वो ग्रुप में रहते हैं। लेकिन जब वो अकेले हो जाते हैं, व्हेन दे आर सैड, तो वो अकेले पाए जाते हैं, या वो उनका रैश बिहेवियर होता है तो वो अकेले होते हैं, राइट। तो अगर ग्रुप में होते हैं तो वो खुश रहते हैं, इसलिए ग्रुप में रहने वाले जानवर जो है, इवोल्यूशन को देखो, सिग्नलिंग सिस्टम से रिलेट कर रहे हैं इमोशंस को। ये बहुत ही अगला नेक्स्ट लेवल है। मे बी एग्जाम में आपको इतना मौका ना मिले इसे लिखने का, लेकिन अगर आप किसी तरीके से क्वेश्चन रिलेटेड अगर आता है और आप कर पाते हैं तो डेफिनेटली और आंसर विल बी वेरी यूनिक, ठीक है। और यही यही वो चीजें होती हैं जो आपके आंसर को बाकियों से अलग बनाती हैं। चलो खैर, लंबा डिस्कशन हो गया हमारा इस टॉपिक पर, लेकिन अगले तरीके के क्वेश्चन पे आते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन के बाद अगले तरीके के क्वेश्चन होते हैं कोटेशन बेस्ड क्वेश्चन। यहां बच्चे बहुत फंसते हैं। स्टूडेंट्स को लगता है सर ये क्वेश्चन कैसे करे जाते हैं, मतलब मैं समझ में नहीं आता क्या लिखूं इनमें, है ना, ये होता है। तो मैं सबसे पहले इसमें बताऊंगा स्टूडेंट्स की एक चीज जो आपको ध्यान रखनी है कोटेशन बेस्ड क्वेश्चन में, वो है आपके सिलेबस से रिलेटेड। क्या वो जो कोटेशन पूछी गई है आपके इस सिलेबस से रिलेट करती है या नहीं करती। जैसे कि ये आपका जो कोटेशन है 2017 और 2022 में ये क्वेश्चन रिपीट हुआ, 2 बार आ चुका है सेम क्वेश्चन। एपीजे अब्दुल कलाम जी की कोटेशन है कि इफ अ कंट्री इज टू बी करप्शन फ्री, अगर कंट्री को करप्शन फ्री बनाना है, नेशन को ब्यूटीफुल माइंड्स का बनाना है, तो स्ट्रांगली ये इंपॉर्टेंट है, रिकमेंड करते हैं, ये स्ट्रांगली फील करते हैं कि देयर आर की थ्री की सोसाइटल मेंबर्स जो डिफरेंस क्रिएट कर सकते हैं। जिसमें पहला ये नाम लेते हैं फादर मदर का, पहला ये नाम लेते हैं फादर का, दूसरा मदर का, और तीसरा नाम ये रखते हैं टीचर का। कि अर्ली एज में जो बच्चा डेवलप हो रहा है तो वहां पर पेरेंट्स, फादर मदर, और जब वो स्कूलिंग में जा रहा है अर्ली एज में तो टीचर, ये 3 ऐसे प्लेयर्स हैं जो अपने कंट्री को करप्शन फ्री बना सकते हैं, ब्यूटीफुल माइंड्स का नेशन हमारा बना सकते हैं। अब ये क्वेश्चन तो सिंपल सा लग रहा है, ऐसा तो है नहीं कि बहुत टफ है, एक बार में पढ़ के समझ में नहीं आए, आ जाएगा। लेकिन मैं चाहता हूं इसमें आप क्वालिटी कंटेंट कैसे लिखोगे, क्योंकि आपने टॉपिक प्रिपेयर किया है रोल ऑफ फैमिली, कॉमा, सोसाइटी एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इन इनकलकेटिंग वैल्यूज। ये आपका यूनिट 1 में, मैं अब दिखाता हूं आपको सिलेबस की इंपॉर्टेंस क्या है, ये चीज अब प्रूव कर देगी। और जिन स्टूडेंट्स ने सिलेबस को अच्छे से याद किया हुआ है वो बिल्कुल इस चीज को एक्सेप्ट करेंगे कि हाँ सर बिल्कुल सही कह रहे हो। देखो यहां पे ध्यान से, ये रहा टॉपिक, रोल ऑफ फैमिली, सोसाइटी एंड एजुकेशन इंस्टीट्यूशन इन इनकलकेटिंग वैल्यूज। क्वेश्चन किसके बारे में है, क्वेश्चन है रोल ऑफ फैमिली के बारे में। क्वेश्चन किसके बारे में है, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, टीचर के बारे में। बच्चों में वैल्यूज इनकलकेट करना, और वो वैल्यूज कौन सी हैं, वो वही फाउंडेशनल वैल्यूज हैं जो एक बच्चे में होंगी तो भाई सच बोलेगा, झूठ नहीं बोलेगा, लड़ाई झगड़ा नहीं करेगा, वायलेंस नहीं करेगा। भाई यही सारी बातें तो हैं जो एक कंट्री को करप्शन फ्री बनाएंगी, एथिकल बनाएंगे एक इंडिविजुअल को। तो इंडिविजुअल को एथिकल बनाने के लिए फैमिली का रोल, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन का रोल। अगर ये टॉपिक आपने प्रिपेयर किया है और 5-5 पॉइंट विद एग्जांपल आपने प्रिपेयर करे हुए हैं, तो
गलती हो ही नहीं सकती। आपको क्या करना है, टॉपिक को रिलेट करना है, अपने टॉपिक में कंटेंट में जो आपने प्रिपेयर किया है शॉर्ट नोट्स में उसको ही आपको प्रेजेंट करना है, बस इस तरीके से जैसे आप उस कोटेशन का आंसर दे रहे हो। तो ऐसे कोटेशन बेस्ड क्वेश्चन को बिल्कुल नहीं छोड़ना है स्टूडेंट्स। ये आप समझ लो मतलब फ्री के नंबर है। फ्री के मतलब लिखना तो पड़ेगा ही, ऐसा नहीं कह सकते, लेकिन ये वो नंबर है स्टूडेंट्स, एक मिनट जल्दी से, है ना, ये वो नंबर है स्टूडेंट्स जो आप आराम से लिख के आइए, एग्जाम में नंबर मिलेंगे। इजी क्वेश्चन की कैटेगरी में मैं इसको रखूंगा। देन जैसे ये क्वेश्चन आया जवाहरलाल नेहरू जी के रिस्पेक्ट में, कोटेशन था 2023 का कि भाई अवेकन करना है लोगों को तो वुमेन इंपॉर्टेंट है उसमें, क्योंकि वुमेन को अवेकन करते हो तो अगर वो चलती है तो पूरी फैमिली चलती है, विलेज चलता है, नेशन चलता है। इनडायरेक्टली ये टॉपिक वुमेन एम्पावरमेंट को लेकर के है, और वुमेन एम्पावरमेंट के रिस्पेक्ट में यू कैन गिव सो मेनी एग्जाम्पल्स जो आपने अपने शॉर्ट नोट्स में प्रिपेयर करे हुए हैं। जैसे कि एक क्वेश्चन सावित्रीबाई फुले के रिस्पेक्ट में था, तो उन्हें फर्स्ट टीचर भी, लेडी फीमेल टीचर भी बोला जाता है इंडिया के लिए, तो उनका एग्जाम्पल यहाँ आता है। क्लियर। बहुत सारे एग्जाम्पल्स, कैरल गिलिगन का तो मैंने एग्जाम्पल दिया ही है, एनी बेसेंट का एग्जाम्पल आप दे सकते हो। ठीक है, वुमेन एम्पावरमेंट को आपको यहाँ पर रिप्रेजेंट करना है। एक वुमेन फैमिली का सोचती है तो वुमेन किस तरीके से एथिक्स ऑफ केयर की बात करती है, यही वो फोकस है इस पूरे टॉपिक में, यही वो फोकस है। क्योंकि वुमेन जो आपका रोल निभाती है वो सेक्रीफाइस करके दूसरों के लिए करने की भावना रखती है अपनी फैमिली में, और इसी चीज को आपको एग्जाम में लिखना है। तो ये टॉपिक आपको प्रिपेयर करके जाना है स्टूडेंट्स। और कुछ की अप्लाइड एथिक्स के टॉपिक्स होते हैं, जैसे कि मीडिया एथिक्स है, स्पोर्ट्स एथिक्स है, वुमेन के रिस्पेक्ट में मैंने बता दिया, एनवायरमेंटल एथिक्स है। ये वो टॉपिक है जिनके शॉर्ट नोट्स आप प्रिपेयर करके जाते हो। क्लियर। और फिर एग्जाम में क्वेश्चन आता है एंड देन यू ऑलरेडी हैव द कंटेंट। आगे देखिए, गांधी जी इज वन ऑफ दी, महात्मा गांधी जी का एक मतलब कह सकते हैं कि भाई फेवरेट टॉपिक है यूपीएससी के लिए क्वेश्चन पूछने के लिए। और 18, 19, 23 अलग अलग टाइम पे अलग अलग कोटेशन गांधी जी की पूछी गई हैं। जैसे कि एक कोटेशन, सिंपलेस्ट एक्ट ऑफ काइंडनेस आर बाय फार मोर पावरफुल, इट्स फार मोर पावरफुल देन 1000 हेड्स बोइंग इन प्रेयर। इसका मतलब क्या है, सिंपलेस्ट एक्ट ऑफ काइंडनेस वो ज्यादा बढ़िया है चाहे 1000 लोग हाथ जोड़ के क्यों ना प्रे कर रहे हो। तो मतलब कंपैशन किस पर है क्वेश्चन, कंपैशन पे क्वेश्चन है। आपको सिर्फ लोगों के साथ सिंपैथी नहीं होनी चाहिए, कंपैशन होना चाहिए। कंपैशन मतलब एक एक्ट जहां आप लोगों की मदद करने की कोशिश करें। तो इस तरीके का टॉपिक इससे रिलेटेड है, देन नाउ यू हैव द स्ट्रक्चर इन योर माइंड कि हाँ भाई इससे रिलेटेड मैंने टॉपिक प्रिपेयर किया हुआ है, मैं लिख सकता हूं। ये क्वेश्चन देखो, अ मैन इज बट द प्रोडक्ट ऑफ हिज थॉट्स, व्हाट ही थिंक्स ही बिकम्स। क्या सोचते हो तो आपके बिलीफ, आपके थॉट्स आपके बिहेवियर तक जाते हैं, क्योंकि ये बिलीव, ये थॉट्स ही आपका एटीट्यूड डेवलप करते हैं, और वही एटीट्यूड आगे जाकर के आपके बिहेवियर में तब्दील हो जाते हैं या कन्वर्ट हो जाते हैं। सर ये किससे रिलेटेड है, देखो सिलेबस के किस पार्ट से रिलेटेड है ये अभी दिखाते हैं आपको। अब आप बोलोगे सर ये सिलेबस से रिलेटेड है, हाँ जी बिल्कुल रिलेटेड है। ध्यान से देखिए, एटीट्यूड जो आपका टॉपिक है, एटीट्यूड में आपका एक टॉपिक है एटीट्यूड का इन्फ्लुएंस एंड रिलेशन विथ थॉट एंड बिहेवियर। ये इससे रिलेटेड है, ये इससे रिलेटेड है, थॉट एंड बिहेवियर के साथ जो रिलेशन है। ये टॉपिक अगर आपने प्रिपेयर किया है, यू विल हैव द आइडिया टू अटेम्प्ट सच टाइप ऑफ अ क्वेश्चन। लेकिन सर ऐसे क्वेश्चंस का क्या जिन क्वेश्चंस में ज्यादा सिलेबस से रिलेशन हमें मिलता नहीं है ना। हमें एक मिनट, जस्ट अ मोमेंट, मैं यहीं आ जाता हूं वापस और मैं एक शीट खोल लेता हूं। ऐसे सिलेबस का जो पर्टिकुलर पार्ट होता है जिससे कोरिलेशन नहीं मिलता और कोटेशन आती है और हम बड़ा घबरा जाते हैं, और पर्टिकुलरली छोटी कोटेशन ज्यादा खतरनाक होती हैं। जैसे कि बी द चेंज यू वांट टू सी इन द वर्ल्ड, है ना। ये कोटेशन भी महात्मा गांधी जी की है। अब अगर ये कोटेशन ही अपने आप में क्वेश्चन बन गई, तो अब ऐसे में इस कोटेशन को आपको अपने तरीके से, सिलेबस से ना रिलेट करता है, अपने तरीके से लिखना होगा। ऐसे क्वेश्चंस में आपको क्या करना होता है, मैं एक थोड़ा सा आइडिया दे देता हूं। सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन, इंट्रो, बॉडी और कंक्लूजन, 3 पार्ट में इसको हम डिवाइड करेंगे। ठीक है, जनरल है, ये सब बातें बच्चों को पता होती हैं। तो इंट्रोडक्शन में आप लिखिए कि हाँ जी, आप अपने अंदर बदलाव जब लेकर के आते हैं तो जरूर दुनिया के अंदर बदलाव आता है। ये बात गांधी जी सपोर्ट करते हैं क्योंकि वो उन्होंने खुद किया।
ये इंट्रोडक्शन रहेगा आपका. सो नाउ व्हाट यू आर डूइंग, यू आर ट्राइंग टू एक्सप्लेन द कोट इन 2 लाइन्स. एग्जैक्ट कॉपी नहीं करनी है, एक्सप्लेन करना है. और आप महात्मा गांधी जी क्योंकि लिखे हुए हैं यहाँ पर, तो आप बिल्कुल एग्जाम्पल दे दीजिए महात्मा गांधी जी का कि हाँ जी, गांधी जी का भी जो एक ट्रेन से उन्हें बाहर फेंका गया था साउथ अफ्रीका में, उसके बाद उन्होंने अपने अंदर ये ठाना कि वो अपने अंदर ये बदलाव लेकर के आएंगे. और वो अपने अंदर बदलाव क्या लेकर के आए कि भाई उन्हें अपने लोगों के लिए लड़ना है ना. लेकिन उनकी वैल्यूज क्या है, उनकी वैल्यूज क्या है, वो वैल्यूज नॉन वायलेंस की हैं. तो गांधी जी खुद वायलेंस नहीं कर रहे हैं, ये उनकी वैल्यू है, और वर्ल्ड को बदल रहे हैं उसी वैल्यू से. ये आपका एग्जाम्पल है. क्लियर, समझ में आया. फिर आपको एक्सप्लेन करते हुए और एग्जांपल्स अगर आपको लगता है आप दीजिए बिल्कुल. इसमें और लीडर्स के एग्जांपल भी आ सकते हैं. भाई नेल्सन मंडेला जी का एग्जांपल है कि भाई अगर दुनिया में रेसिज्म को खत्म करना है तो सबसे पहले वो खुद भी तो रेसिस्ट ना हो, ये जरूरी है. और उसी बात के लिए स्टिक करते हुए उन्होंने 27 साल जेल में बिता दिए. ये भी एक एग्जाम्पल है. डन. तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जिससे आप इस बात को एग्री कर सकते हो. हाँ, ये बात को हम एग्री करते हैं कि बिल्कुल इंसान अपने अंदर बदलाव लेके आए तब वो दुनिया में लाएगा. जैसे कि मलाला यूसुफ, कि भाई वुमेन के लिए पहली बात तो वो खुद क्या सोचती हैं वो जरूरी है, और फिर वो दुनिया को बदले, है ना. उन्होंने जो गोली खाई थी उन्होंने, तो गोली वाली बात तो नहीं लिखोगे यहां पर, लेकिन ये लिखोगे कि भाई सोच, थॉट. और ये पिछले वाले क्वेश्चन में भी आ सकता है एग्जाम्पल. इतना लिखने के बाद अब क्या होता है, कोई भी अगर कोटेशन आती है, अब मैं इसका जनरल, इस क्वेश्चन का तो नहीं लेकिन इस जनरल आइडिया दे देता हूं. ऐसे क्वेश्चंस में इंट्रोडक्शन में पहले आप 2 लाइन में एक्सप्लेन कर देंगे कि कोर्ट क्या कहना चाहती है. जो पर्टिकुलर फिलोसफर हैं, जो पर्टिकुलर जो जिन्होंने ये बात कही है, आप उनका एग्जाम्पल दीजिए, और उनका एग्जाम्पल आप इंट्रोडक्शन में दे सकते हैं, नो प्रॉब्लम. फिर आप बॉडी पार्ट में अदर लीडर्स का एग्जाम्पल, अदर फिलोसोफर्स का एग्जाम्पल आप बिल्कुल दे सकते हैं. रिफॉर्मर्स का एग्जाम्पल जो इस बात को सपोर्ट करता है. हमने क्या बोला, जो इस बात को सपोर्ट करता है. हाँ जी, देखो ये भी ये कह रहे हैं, ये भी ये कह रहे हैं. आपका कंटेंट हो जाएगा. अब कंक्लूजन से पहले, कंक्लूजन से जस्ट पहले, what you can do, you can think in the body part only, you can think the opposite view. मतलब क्या ये यूनिवर्सल है स्टेटमेंट, बी द चेंज यू वांट टू सी इन द वर्ल्ड? क्या ये यूनिवर्सल स्टेटमेंट है? ये यूनिवर्सल स्टेटमेंट तो नहीं है. ऐसा तो नहीं है कि इंसान पहले खुद बदले, हमेशा हमेशा खुद बदले फिर दुनिया बदले. ऐसा भी तो हो सकता है कि कुछ चीजें बाय फोर्स हों. वर्ल्ड में कुछ चीजें हैं जिसकी वजह से इंडिविजुअल बदलता है, इंडिविजुअल में चेंजेस आते हैं. तो अब यहां पर जब एग्जांपल देना जाएंगे हम, तो हम बोलेंगे भाई स्वच्छ भारत अभियान में क्या है. इसको वाइसा वर्सा लिख सकते हैं हम सेम एग्जांपल को, लेकिन मैं इस समय इस एग्जांपल को ऐसे लिखूंगा कि इंडिविजुअल में बदलाव लाने के लिए पॉलिसी में सरकार ने इसे इंट्रोड्यूस किया, स्वच्छ भारत को, कि भाई लोगों को अवेयरनेस इतनी क्रिएट की जाए कि भाई एज अ सोसाइटी ओवरऑल चेंज हो, तब इंसान बदले. मतलब इंसान ये भी कह सकता है ना, अरे यार 4 जने कूड़ा नहीं फेंक रहे, फिर मैं भी क्यों फेंकूं. लेकिन वो तभी ऐसा कर रहा है जब 4 जने कूड़ा नहीं फेंक रहे. देखो, मेट्रो की लाइन में क्यू में लगना, तो क्यू में वो तभी लगेगा जब उसे देखने को मिलेगा कि बाकी सारे भी क्यू में लगे हैं, तो फिर उसे लगना ही पड़ेगा. ये बदलाव भी तो इंडिविजुअल में तभी आया जब उसने बाकी को देखा. वर्ल्ड में जिस तरीके का ऑर्डर है, उस ऑर्डर की वजह से इंडिविजुअल ऐसे चल रहा है. तो ये व्यू 100% नहीं है. ये व्यू लोगों में भी बदलाव लाता है, तो ऑपोजिट व्यू भी है इसका. ऐसी बात एग्जाम में आप जरूर लिख सकते हैं कि किसी स्टेटमेंट का ऑपोजिट व्यू का है, एंड देन गिव द एग्जांपल्स. आई हैव गिवन वन एग्जांपल हियर, एंड हेंसफोर्थ यू कैन कंक्लूड. कंक्लूजन क्या रहेगा? कंक्लूजन रहेगा कि बिल्कुल समाज में जब बुराइयां होती हैं, जैसे राजा राम मोहन रॉय जी का एग्जांपल आप लेते हो कि भाई सती प्रथा के लिए उनकी आवाज उठी, तो फिर वो पूरे समाज में बदलाव लाए, है ना. लेकिन समाज में भी कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जिसकी वजह से इंसान में बदलाव आते हैं कि भाई क्रिमिनल नहीं बनना है. तो ये वाइसा वर्सा है. अगर इस तरह से चेंज ला सकते हैं हम वर्ल्ड में, तो इस तरह से भी चेंज होता है इंडिविजुअल. दोनों ही बातें आप एग्री करते हो, एंड दैट वुड बी द कंक्लूजन. तो स्कूल का एग्जाम नहीं है ये,
यूनिवर्सिटी का एग्जाम नहीं है ये कि जो मुझे आता है मैं लिख करके आ गया, नहीं। क्वेश्चन क्या पूछा है उसके अकॉर्डिंगली आपको अपनी नॉलेज में से एग्जांपल्स फ्रेम करने हैं उन लिमिटेड वर्ड्स में। और ये तभी होगा मेरे स्टूडेंट्स, मेरे बच्चों, जब आप इसको हाथ से आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करोगे। अगर समझ में आ रहा है जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं विद एग्जांपल्स, तो जरूर सेशन को लाइक करना, ठीक है, एंड सेशन को शेयर भी करना। बट आई एम वेरी हैप्पी डिस्कसिंग ऑल दीज थिंग्स विद यू, क्योंकि जो भी कैंडिडेट 2024 में मेंस लिखने जा रहे हैं और अगर वो ये सुन रहे हैं, या 25 में भी एग्जाम लिखने जा रहे हैं और वो ये सुन रहे हैं, और अगर वो इसको अप्लाई कर पाते और आधा एक नंबर मेरे इस एफर्ट से, इस वीडियो से अगर आपका बढ़ जाता है, आई विल बी वेरी हैप्पी। तो बिल्कुल अगर आप इस चीज से एग्री करते हैं कि हाँ सर ये बातें तो बिल्कुल सही है और अब थोड़ा सा माइंड खुल रहा है पेपर अटेम्प्ट कैसे करना है, तो कमेंट में भी बताना मुझको कि आप इसमें कितना प्रोग्रेस कर चुके हो। ठीक है, ये बातों के साथ अगले क्वेश्चंस हैं जो करंट अफेयर बेस्ड क्वेश्चन है। अब कोटेशन बेस्ड हो गए, करंट अफेयर बेस्ड क्वेश्चन में देखो, रशिया यूक्रेन की वॉर पर यूपीएससी ने क्वेश्चन फ्रेम किया था 2022 में। और किसी को लगता है कि सर ये इंटरनेशनल रिलेशंस की बात कहां से आ गई, तो अगर आपने सिलेबस अच्छे से पढ़ा है तो इंटरनेशनल एथिक्स पर एक पूरा का पूरा टॉपिक है, एथिकल इश्यूज इन कंटेक्स्ट टू इंटरनेशनल रिलेशंस। सिर्फ इंटरनेशनल रिलेशंस ही नहीं, इसके साथ साथ इंटरनेशनल फंडिंग पे भी टॉपिक है और वो अभी अनटच्ड है, वो अपने आप में एक पोटेंशियल क्वेश्चन कल हो सकता है। ठीक है, तो एक बार जल्दी से क्वेश्चन देखिए। आई होप क्वेश्चन आपको समझ में आ गया है। ठीक है, देख लिया एक बार आपने। पर्पस यहाँ पे ये नहीं है कि मैं बिल्कुल एक एक वर्ड बाय वर्ड पढ़ाऊँ, क्योंकि उसके लिए तो डेफिनेटली क्लासेस में थोड़ा इजी होता है, अभी इस सेशन में नहीं कर पाऊंगा मैं। लेकिन मैंने आइडिया दिया आपको कि यूक्रेन, रशिया यूक्रेन के रिस्पेक्ट में क्वेश्चन आया। अगला क्वेश्चन डिजिटल टेक्नोलॉजी, 2021 का क्वेश्चन। डिजिटल टेक्नोलॉजी, डिजिटल पेनिट्रेशन बढ़ाना या डिजिटल लिटरेसी बढ़ाना, ये अपने आप में एक पिछले 4-5 सालों से ट्रेंड है और गवर्नमेंट भी कोशिश कर रही है, लोगों को भी अवेयर कर रही है। और आज तो आरबीआई लिटरली आईपीएल में भी चलते हुए एडवर्टीजमेंट्स आते हैं कि भाई ग्राहक को जो है सतर्क रहना है। सुने होंगे आपने भी, आईपीएल तो देखा है, मजाक कर रहे हो तो आईपीएल में पक्का आपने ये एडवर्टीजमेंट देखोगे, ग्राहक को सतर्क रहना है, साइबर फ्रॉड से बचिए, इकोनॉमिक फ्रॉड से बचिए। तो ये चीजें अभी चली रही हैं। ठीक है, देन उस पर यूपीएससी ने क्वेश्चन बनाया। ये क्वेश्चन रिफ्यूजी क्राइसिस के रिस्पेक्ट में है। देखो करंट अफेयर बेस्ड क्वेश्चन है, रिफ्यूजी क्राइसिस के रिस्पेक्ट में, तो एथिकल डायमेंशन इसमें क्या है। फिर ये क्वेश्चन देखो 2020 का, ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी के रिस्पेक्ट में। अब न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 में आती है, उसके रिस्पेक्ट में यूपीएससी क्वेश्चन बना देता है। तो आपको तैयार रहना है कि इस साल, इस समय, पूरे पिछले एक साल में क्या क्या जो टॉपिक्स हैं जो डिबेटेबल रहे, उन टॉपिक्स को आपको जरूर, आपकी एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए कि एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। तो जो भी नॉलेज आप बाकी जीएस पेपर 1, 2, 3 के लिए कर रहे हैं प्रिपेयर, उस पर एक एथिकल एंगल लेकर के यूपीएससी क्वेश्चन फ्रेम कर सकता है। बी अवेयर। इनफैक्ट साइंस से भी क्वेश्चन बनते हैं जिसका एथिकल एंगल, कोई भी टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही है उसका एथिकल एस्पेक्ट जरूर आपसे पूछा जा सकता है। बी प्रिपेयर्ड। ये सब होने के बाद अब जैसे मैंने आपको कहा था एग्जाम्पल्स, तो एग्जाम्पल्स आपके अखबार से आप कैसे निकालोगे, ये मेरा तीसरा पार्ट है इस पूरी वीडियो का। पहला पार्ट डिस्कस किया, दूसरा पार्ट डिस्कस किया आपका आंसर राइटिंग क्वेश्चन के रिस्पेक्ट में, पीवाईक्यूज के रिस्पेक्ट में, कंटेंट के रिस्पेक्ट में। अब मैं एग्जाम्पल्स पे आ रहा हूँ। एग्जाम्पल स्टूडेंट्स, ये पैलेस्तीन इशू, इजराइल वॉर एग्जाम्पल है। इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल्स, मतलब न्यूज में कटिंग्स आ रही हैं, तो यू कैन यूज दैट। देन देखो 350 करोड़ से भी ज्यादा का पकड़े गए थे ना पैसे, आप सबने न्यूज सुनी होगी इसकी। अब मेमोरी शॉर्ट होती है कभी कभी, 3-4 महीने में चीजें भूल जाते हैं। तो दिसंबर की ये न्यूज है, दिसंबर 2023 की। तो बिल्कुल आपने पढ़ी है, अब आपने नोट कर लिया कॉपी में, यू कैन यूज इट। अगला एग्जाम्पल देखो, ये तो रिसेंट एग्जाम्पल है, अभी 10-15 दिन पुरानी खबर है कि ये इंडिया ने 1 मिलियन एड दी है पपुआ न्यू गिनी को। और अपने आप में ये ऐसा एग्जाम्पल है जहां इंडिया एम्पैथी, इनफैक्ट कंपैशन बोलूंगा मैं, कंपैशन शो करता है टू दी कंट्रीज जो अपने आप में इतनी कैपेबिलिटी नहीं रखती। तो यहाँ पर डिवास्टेटिंग फ्लड्स एंड लैंडस्लाइड आए थे इस पर्टिकुलर नेशन में, और यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने यहाँ पर हेल्प करी है $1 मिलियन से। तो 2000 लोगों की यहाँ पर डेथ हो गई थी। तो बहुत बड़ी खबर थी ये। देन अगला है कि भाई सुप्रीम कोर्ट ऑब्जेक्ट करते हैं एलोपैथिक डॉक्टर्स को कि भाई एक्सपेंसिव मेडिसिन, अननेसेसरी मेडिसिन आप प्रिस्क्राइब नहीं करो। ये अखबार में आर्टिकल आता है पूरा। तो स्टूडेंट्स अपने आप में ये एक एग्जांपल है, सुप्रीम कोर्ट खुद कहती है, तो फिर यू कैन इजीली राइट दीज एग्जांपल्स इन द एग्जाम। अगला देखो, ये जनवरी 2024 की न्यूज है, 3 महीने पहले की। और इसमें जो है लिखा हुआ है लिटरली कि भाई एफसीआई
जो ऑफिसर हैं, जितने भी जो पर्टिकुलर मिनिस्टर हैं, वो ये कहते हैं कि एफसीआई के जो ऑफिसर्स हैं, एफसीआई इज फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, कि भाई आप विसल ब्लोइंग टर्न कर जाएं विसल ब्लोअर एज अ विसल ब्लोअर्स अगर करप्शन हो रहा है तो, और फिर कर्व करें उसको। तो विसल ब्लोइंग मतलब ये होता है कि अगर आपके आसपास कुछ गलत हो रहा है तो कंपनी में जरूर अपने सीनियर्स को आगे इस बात को रिपोर्ट करें कि कौन कौन लोग हैं जो रिस्पॉन्सिबल हैं, गलत एक्टिविटी हो रही है, करप्ट एक्टिविटी हो रही है, तो उसे कहते हैं विसल ब्लोइंग। क्लियर? आप भी पार्ट है उस कंपनी का, उस ऑर्गेनाइजेशन का, और फिर आप बाकियों के खिलाफ, अपने पीयर्स के, अपने जो पर्टिकुलर साथ में काम करने वाले लोग हैं, कलीग्स हैं, उनके अगेंस्ट अगर गलत कर रहे हैं तो जरूर वॉइस अपनी रेज करें। देन एक एग्जांपल आता है कि भाई ये जो है करप्शन इन इंडिया प्रिवेल्स एट ऑल लेवल, ये बात मद्रास के हाई कोर्ट ने ये बात कही थी। अब उनकी इस लाइन को एग्जाम में डायरेक्टली कोट किया सकता है विद द नेम दैट अकॉर्डिंग टू मद्रास हाई कोर्ट जजमेंट। वहां पर एक जजमेंट नहीं बोलूंगा बल्कि एक बात थी जो उन्होंने कही थी कि करप्शन हैज बिकम डीप रूटेड एंड गैलोपिंग अनचेक्ड एंड अनहिंडर्ड। इट इज वेल नोन हाउ आवर ग्रेट नेशन अपीयर टू बी सिंकिंग डीपर एंड डीपर इन करप्शन। अगर हमारी हाई कोर्ट इस बात को एक्सेप्ट करती है किसी भी केस में, तो ये लिखना पेपर में कि हमारी इंडिया में करप्शन है, ये गलत नहीं है, आप इसको बिल्कुल लिख सकते हैं, लेकिन रेलेवेंस बहुत जरूरी है। क्या आपने ये बात रेलेवेंट जगह लिखी है या नहीं? देन अल्टीमेटली फिर ये पुराना केस है 2018 का, एज एन एग्जांपल आप लिख सकते हैं कि भाई पर्टिकुलर जो मेजर थे, उन्होंने पर्टिकुलर जो एक कह सकते हैं कि भाई जो पर्टिकुलर पत्थरबाजी जब हो रही थी तो उन्होंने ह्यूमन शील्ड एज अ उस पर्सन को यूज किया अपने आप को बचने के लिए। अब देखो ये रिक्वायरमेंट थी, जो स्टोन पेल्टर्स होते हैं, तो ये उस समय रिक्वायरमेंट थी उनके बचने के लिए, उनके सर्वाइवल के लिए। या तो एक तो ये एस्पेक्ट है, दूसरा ये है कि क्या ह्यूमन शील्ड को हमें यूज करना चाहिए खुद बचने के लिए। दिस इज डिबेटेबल, दिस इज ट्रूली डिबेटेबल। खैर एक्शन भी हुआ था इसमें, लेकिन ये एज एन एग्जाम्पल एथिक्स के पेपर में यूज किया सकता है। कहां कैसे वो अलग बात है, मैं सिर्फ ये बता रहा हूं कि अखबार की कटिंग्स, अखबार की बातें, अखबार के न्यूज़पेपर की बातें एग्जाम में लिखी जा सकती हैं, एग्जाम में बिल्कुल डायरेक्टली कोट की जा सकती हैं। रेलेवेंस देखनी जरूरी है। जैसे कि भाई आईएएस ऑफिसर्स के नाम आया था कि भाई उनको भी जो है कंपलसरी रिटायर किया गया था। ये पर्टिकुलर जो ऑफिसर हैं उनको कंपलसरी रिटायर किया जाता है। पहले तो पनिशमेंट पोस्टिंग हुई थी क्योंकि वो अपने डॉग को इस तरीके से जो है फैसिलिटीज जो स्पोर्ट्स पीपल के लिए होती हैं वहां पर उसको अपनी पावर का मिसयूज किया था। तो एज एन एग्जांपल है, ये पक्का आपको पता होगा। ये चीजें अखबार में आती हैं, हमें उसे एग्जाम में यूज करनी है, ये आप कर सकते हैं। ट्रस्ट योरसेल्फ। जरूरत नहीं है कि आपको पर्टिकुलरली सर बस आप हर दिन बता दो मुझे मैं कर लूंगा, नहीं, आपके अंदर ये अवेयरनेस होनी चाहिए। मैं ज्यादा नहीं कहता, हार्डली आपके जो भी टॉपिक्स हैं उसमें एक एक एग्जांपल भी आप ऐड कर लो, आपका कंटेंट देखना कितना एनरिच हो जाएगा। तो यू कैन डू ऑल दीज थिंग्स स्टूडेंट्स। डायग्राम पे चलते हैं। छोटे छोटे डायग्राम्स हैं, 2 डायग्राम तो सर ने ऑलरेडी बता दिए हैं, इंपॉर्टेंस ऑफ डायग्राम आप समझ चुके हो, लेकिन 1-2 डायग्राम और बता देता हूं ताकि थोड़ा सा आपके लिए आने वाला जो कंटेंट पार्ट है वो थोड़ा और एनरिच हो जाए और अंडरस्टैंडिंग भी डेवलप हो। जैसे कि एक डायग्राम बहुत अच्छा छोटा सा डायग्राम है, ये डायग्राम आपका अलग अलग जगह यूज हो सकता है। जैसे कि एनवायरमेंट प्रोटेक्ट करने के रिस्पेक्ट में, ये आपका कॉर्पोरेट भी यहां पर इंक्लूड हो सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल है कि भाई लोग, प्लैनेट एंड प्रॉफिट, ये 3 P's बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कॉर्पोरेट को अपना गवर्नेंस एथिकल रखना है तो वो लोगों के बारे में सोचे जिनके लिए वो प्रोडक्ट बना रहा है, या जो लोग उनके कंपनी में एम्प्लॉय हैं। प्रॉफिट के बारे में जरूर सोचें क्योंकि वो कंपनी प्रॉफिट रहेगी तभी वो लोगों को अपने सैलरी दे पाएगी, है ना, एम्प्लॉयज को। अल्टीमेटली प्लेनेट की भी सोचें, ऐसा ना हो कि आपके प्रॉफिट के चक्कर में प्लेनेट भी स्टेक पर आ जाए, है ना। तो इंडस्ट्रीज है, बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं, क्या वाटर पोल्यूशन हो रहा है, क्या एयर पोल्यूशन हो रहा है, इन सब चीजों का ध्यान रखना। तो ये एक कॉर्पोरेट गवर्नेंस का एग्जाम्पल है। आई थिंक यू अंडरस्टैंड। एग्जाम्पल ऐसे डायग्राम छोटे छोटे बनाए जा सकते हैं। अब इसी चीज को एक्सप्लेन करने जाओगे पूरे 4-5 लाइनें लिखोगे। मैं कह रहा हूं एक लाइन में डायग्राम बना दो, हो गया, ठीक है। देन एक डायग्राम और बना देते हैं, छोटा सा डायग्राम है। देखो ये वो डायग्राम है विद रिस्पेक्ट टू कि भाई जैसे एक टॉपिक है यूनिफॉर्म सिविल कोड, मैं स्पेसिफिकली इसी टॉपिक को टच करूंगा।
क्योंकि ये बहुत ज़्यादा डिबेट में है और बहुत ज़्यादा न्यूज़ में भी है। जैसे कि उत्तराखंड गवर्नमेंट के रिस्पेक्ट में तो है ही, है ना, कि एप्लीकेबल कर दिया है। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड में जो डायग्राम बनता है स्टूडेंट्स, वो आप अगेन 3 सर्कल बनाइए कि कौन कौन सी वैल्यूज हैं जो यहां पर हमें क्लियरली दिख रही है यूनिफॉर्म सिविल कोड में। पहली वैल्यूज कौन सी हैं भाई? रिलीजियस वैल्यूज हैं। रिलीजन जो है उनकी अपनी वैल्यूज हैं जो जुड़ी हुई हैं, उनके लॉज जो हैं। देन आपके कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज। मैंने सर्कल्स थोड़े से छोटे बना दिए, लेकिन आप अच्छे से बनाइएगा एग्जाम में। और तीसरा है भाई सोसाइटी की भी तो अपनी वैल्यूज हैं, सोसाइटी की भी तो अपनी वैल्यूज हैं। अगर हम इन तीनों वैल्यूज को मिलाकर के देखें तब हम ये कह सकते हैं कि यस, यूनिफॉर्म सिविल कोड इस तरीके की वैल्यूज को ही कहीं ना कहीं एक तरीके से क्या कर रहे हैं कि भाई वो आपस में मर्ज करने की कोशिश कर रहा है, तीनों को मिलाकर के अपनी जो है पर्टिकुलर कोड बनाए जा रहे हैं। तो नाउ यू हैव अ डायग्राम, यू कैन एक्सप्लेन दिस डायग्राम इन द एग्जाम। और इस तरीके की वैल्यूज को आप अलग अलग भी लिख करके विद एग्जांपल लिखेंगे तो भी आपका आंसर बन जाएगा। दैट विल डिपेंड ऑन द क्वेश्चन कि कैसा क्वेश्चन पूछा है, बट दिस कैन बी द गुड क्वालिटी कंटेंट जो आपको आइडिया दे देता है इस टॉपिक पर। ठीक है, देन आपका जो है जैसे कि भाई एक है जस्टिस के रिस्पेक्ट पे, ये भी एक डायग्राम है जो मैं अपने स्टूडेंट्स को जरूर बोलता हूं कि एग्जाम में कहीं ना कहीं वो यूज कर सकते हैं जस्टिस के रिस्पेक्ट में, है ना। और क्या ये डायग्राम सर सिर्फ हम पार्ट ए में कर सकते हैं, केस स्टडीज में नहीं कर सकते? ऐसा नहीं है, केस स्टडीज में भी आप ये बातें लिख सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आप नहीं लिख सकते। तो जस्टिस में जैसे कि ट्रू जस्टिस क्या है, सही जस्टिस क्या है? जस्टिस तब होगा, अगेन यू हैव 3 पर्टिकुलर सर्कल्स, है ना, वेन डायग्राम बेस्ड डायग्राम से। तो जस्टिस यहां पर है जब जस्टिस किसी पर्सन को सोशल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिकल, जब इन तीनों डायमेंशंस में किसी पर्सन को जस्टिस मिलता है तब हम कह सकते हैं कि भाई ये ट्रू जस्टिस है। इकोनॉमिकली भी आप सोसाइटी में देखें, इकोनॉमिकली भी भाई सोसाइटी में भी उसकी रिस्पेक्ट हो, है ना, कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो, रेस बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो, एंड देन पॉलिटिकल लेवल में भी पार्टिसिपेशन हो, तो देन यू कैन से दैट द ट्रू जस्टिस हैज बीन डिलीवर्ड। तो मे बी द क्वेश्चंस रिलेटेड टू योर सोसाइटी, मे बी द क्वेश्चंस रिलेटेड टू योर सराउंडिंग्स, देन डेफिनेटली यू कैन गिव दिस एज अ डायग्राम। समझ में आया? तो देखो क्वेश्चन इस तरीके के आते हैं एग्जाम में, तो आप जरूर इन डायग्राम्स को मदद से अपने कंटेंट को एनरिच कर सकते हो। थोड़ा सा आइडिया दिया है मैंने, माइंड को ओपन करिए स्टूडेंट्स एंड डेफिनेटली ट्राई टू डू दिस इन द एग्जाम, कोशिश करिए करने की। ठीक है, अब चलते हैं, जैसे एक डायग्राम ये है, ये भी मैं डायग्राम बनाकर लाया हूं आप लोगों के लिए कि भाई परसुएशन जो टॉपिक था, तो एरिस्टोटल के 3 मोड्स ऑफ परसुएशन है, जैसे कि भाई इथोस, पैथोस एंड लोगोस। तो आप क्या कर सकते हैं, इसमें एक ट्राइंगल बना दीजिए, यहाँ पे लिख दीजिए एरिस्टोटल 3 मोड्स ऑफ परसुएशन। ये इथोस, एथोस मतलब क्रेडिबिलिटी, जिसके अंदर क्रेडिबिलिटी होगी वो आपसे बात कहेगा तो आप बिल्कुल परसुएड हो जाएंगे। जैसे कि यहाँ पर पैथोस लिख दीजिए, तो इमोशंस, इमोशनल अपील भी जरूरी है। एंड देन लॉगोस इज फॉर लॉजिक, जब लॉजिकल बात कोई कहेगा तो आप इसको मान लेंगे, है ना। तो ये एक डायग्राम है, तो इस तरीके से डायग्राम्स को बनाइए एग्जाम में स्टूडेंट्स, दे आर वेरी वेरी इजी टू ड्रॉ, यू जस्ट नीड फ्यू मिनट्स। मिनट भी मैं 1 मिनट बोलूंगा, 1 मिनट में बना सकते हो बिल्कुल। और बातें बहुत सारी कह जाता है, और डायग्राम बनाते ही ना एग्जामिनर का बिल्कुल ध्यान जाता है, अरे ये बात लिखी है, चलो कुछ इंटरेस्टिंग होगा, तो एटलीस्ट आप डायग्राम से प्रेजेंटेबल भी बनाते हैं अपने आंसर को। यहां पर स्टूडेंट्स मैं अपने पार्ट ए के टॉपिक के डिस्कशन को समअप कर रहा हूं। तो ये आपका जितना डिस्कशन हुआ है सिलेबस के रिस्पेक्ट में, कंटेंट के रिस्पेक्ट में, पीवाईक्यूज हैं, डायग्राम्स हैं, एग्जांपल्स हैं, करंट अफेयर एग्जांपल्स हैं, एग्जाम में करो भाई, तब नंबर मिलेंगे, मेहनत लगेगी इसमें। अब चलेंगे डिस्कशन में केस स्टडीज के। केस स्टडीज बहुत ही वैल्यूएबल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सेक्शन बी आपका केस स्टडीज पर है। 6 केस स्टडीज एग्जाम में पूछी जाती हैं। 120 नंबर का ये पूरा पूरा पार्ट होता है। एक क्वेश्चन 20 नंबर का होता है, एक केस स्टडी 20 नंबर की आती है। केस स्टडी की बात जो देखी गई पिछले से पिछले साल, जो मैंने चीज नोटिस करी कि लेंदी है, लेंदी केस स्टडीज आ रही है, समझने में समय लग रहा है, बड़ी बड़ी केस स्टडीज है, तो घबराना नहीं है, इस पार्ट को बहुत अच्छे से अटेम्प्ट करना है। बहुत लिमिटेड टाइम में आप इन केस स्टडीज को प्रिपेयर कर सकते हैं, एग्जाम में लिख सकते हैं।
नंबर लाना यहां कंपैरेटिवली इजी है, 120 नंबर है, इग्नोर नहीं कर सकते। ठीक है, अब चलते हैं केस स्टडी में एथिकल डायलेमा के ऊपर। ये वो वाला पार्ट है जहां स्टूडेंट्स कंफ्यूज रहते हैं। ये वो वाला पार्ट है जहां स्टूडेंट्स को लगता है कि सर एग्जाम में मतलब मैं कैसे बनाऊं ये डायलेमास। थोड़ा सा आप प्रैक्टिस करके जाइए, थोड़ा सा आप याद करके जाइए। कुछ एग्जांपल्स मैंने यहां ऑलरेडी दे दिए, जैसे कि केस स्टडीज आपकी आएंगी पब्लिक सेक्टर पर। तो पब्लिक सेक्टर पे जब केस स्टडीज आएंगी तो क्या क्या डायलेमा एक आप एग्जाम में लिख सकते हैं या बन सकते हैं उस केस स्टडी में, ये तो डिपेंड करेगा कि कौन से डायलेमा उसमें आते हैं। तो एथिकल डायलेमा ये होता है कि जब मैं इस दुविधा में हूं कि मुझे ये करना चाहिए या फिर ये करना चाहिए, क्या मुझे इस पर्टिकुलर वैल्यू के बारे में सोचना चाहिए या ये पर्टिकुलर वैल्यू, क्योंकि जिस भी तरफ मैं जाऊंगा दूसरी वैल्यू, दूसरा एस्पेक्ट स्टेक पर होगा। क्लियर? जैसे कि इंटीग्रिटी के बारे में सोचूं या अपने फायदे के बारे में सोचूं। अब अगर आपको कोई करप्ट एक्टिविटी में इन्वॉल्व करता है तो आप बोलोगे नहीं मैं तो करप्ट नहीं हूं, मैं अपनी इंटीग्रिटी का सोचूं। लेकिन आपको लग सकता है कि भाई पर्सनल फायदा तो है, पर्सनल फायदा तो है ना, घर में एसी लग रहा है, बस आपको टेंडर पास कराना है, तो आपका पर्सनल फायदा तो है। तो इंसान इस द्वंद में आ गया ना कि मैं अपनी इंटीग्रिटी को सोचूं या पर्सनल फायदे की सोचूं। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, सच्चाई के पॉइंट ऑफ व्यू से, ईमानदारी के पॉइंट ऑफ व्यू से ऑब्वियसली इंटीग्रिटी को चुनोगे। लेकिन डायलेमा एग्जाम में लिखने का मतलब ये नहीं है कि आपने क्या चूज किया है, ये लिखने का मतलब है कि कौन कौन सी वैल्यूज स्टेक पर लगी हुई हैं। सच्चाई को प्रमोट करूं या लॉयल्टी को प्रमोट करूं, क्योंकि दोस्त अगर आपको आके कहता है कि यार टेंडर दिलवा दे, आप ब्यूरोक्रेट हो, पब्लिक सेक्टर की आपकी केस स्टडी बनी हुई है, तो आप बोलोगे नहीं नहीं मैं सच का साथ दूं, तरीके से टेंडर जो है ओपन होना चाहिए, या फिर मैं दोस्त की तरफ लॉयल्टी शो करूं। कुछ तो गड़बड़ होगी ना। या तो मैं जस्टिस पे जाऊं, पनिशमेंट दे दूं किसी को, जज हूं मैं पनिशमेंट दे दूं, या भाई मैं उस पर दया सुना दूं। अब बिल्किस बानो केस में आपने अभी रिसेंटली सुना होगा कि जो कन्विक्ट्स थे वो बाहर आ गए थे, उन्हें छोड़ दिया गया था, वापस से केस जला, फिर वो जेल में गए। तो मर्सी इंपॉर्टेंट है या जस्टिस इंपॉर्टेंट है? कहीं ना कहीं बैलेंस की जरूरत है, एग्री। ये केस स्टडी का आंसर भी हो सकता है। लेकिन स्टूडेंट्स आपको ये चीज समझनी है कि पलड़े में क्या क्या चीजें हैं। इसे हम कहते हैं एथिकल डायलेमा। भाई रूल ऑफ लॉ फॉलो किया जाए या कंपैशन एम्पैथी। किसी बूढ़ी औरत को, किसी ओल्ड वुमेन को आप पॉलिसी के अंदर इन्वॉल्व करेंगे, इंक्लूड करेंगे उसके डॉक्यूमेंट्स ना होते हुए भी, या फिर आप डॉक्यूमेंट का सोचेंगे डॉक्यूमेंट है तो है, नहीं है तो नहीं है, ऑब्जेक्टिविटी पे जाओगे। ये भी एक एग्जांपल है। साथ ही साथ पर्सनल इंटरेस्ट सोचोगे या पब्लिक का इंटरेस्ट सोचोगे, अपना फायदा या जो है पब्लिक का फायदा। क्या आपने चूज किया केस स्टडी में, या आप डिसाइड करेंगे। लेकिन केस स्टडी कुछ भी हो, इस तरीके के द्वंद आपके माइंड में होंगे और वही आपको प्रेजेंट करने पड़ते हैं केस स्टडीज में। एक आती है केस स्टडी प्राइवेट सेक्टर। अब प्राइवेट सेक्टर बात करती है भाई प्रॉफिट की सोचूं या मैं एथिकल हो जाऊं, मैं इकोनॉमी की सोचूं, अपना फायदा सोचूं, मैं प्रोडक्ट को बनाने की सोचूं, अपनी ग्रोथ का सोचूं, या मैं एनवायरमेंट की सोचूं। तो ये क्या है? ये डायलेमा है। और एग्जाम में इसको ऐसे ही लिखा जाता है। अगर आपको लग रहा है नहीं पता है तो मैं बता देता हूं, एथिकल डायलेमास आप एग्जाम में ऐसे भी लिख सकते हैं, पैराग्राफ में भी लिख सकते हैं, आप ऐसे भी लिख सकते हैं। फिर प्रोफेशनलिज्म शो करूं या वेलबींग, मतलब प्रोफेशनल होना चाहिए या फिर थोड़ा बहुत पर्सनल अटैचमेंट भी जरूरी है, तो वर्क कल्चर में जरूर ये बात आ सकती है। प्राइवेट सेक्टर के बाद सोसाइटी में भाई इंडिविजुअल के राइट की सोचा जाए या सोशल इंटरेस्ट की सोचा जाए। फंडामेंटल राइट आपके एब्सोल्यूट नहीं है, फंडामेंटल आपके राइट रेस्ट्रिक्टेड है, क्योंकि सोसाइटी का इंटरेस्ट भी इंपॉर्टेंट है। हर इंडिविजुअल का इंटरेस्ट जो है इतना वैल्यू कर जाएगा तो सोसाइटी स्टेक पे आ जाएगी। और ये इस तरीके की फोटोग्राफ तो आपने जरूर देखी होंगी कि भाई इक्वालिटी के बारे में सोचा जाए, सबको एक ही तरीके का स्टूल दिया जाए मैच देखने के लिए, जैसे इस डायग्राम में हम देख ही रहे हैं। या फिर इक्विटी की सोचा जाए कि जिसको जरूरत है उसको ज्यादा मिले, जिसको जरूरत नहीं है उसको क्यों मिल रहा है। डन। फिर फेयरनेस हो या क्राइटेरिया डिस्कस हो, या फिर ट्रेडिशनल वैल्यूज के सोचा जाए या डेमोक्रेटिक वैल्यूज या मॉडर्न वैल्यूज को सोचा जाए। केस स्टडी के अनुसार इस तरीके के डायलेमास आप सोच सकते हैं, ये एग्जाम में लिखना भी है। अब इंपॉर्टेंट ये है कि आपकी अंडरस्टैंडिंग इतनी हो कि कैसे डायलेमास आपको एग्जाम में देने हैं। डन। अब इसके अलावा इंटरनेशनल एथिक्स में भाई अपना नेशनलिज्म सोचना या इंटरनेशनलिज्म, मैं अपनी कंट्री का सोचूं या पूरे दुनिया का सोचूं, है ना। अब जैसे एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको, अमेज़न के जो जंगल थे उनमें आग लगी, और कुछ जगह ये बोला जाता है कि आग जानबूझ के भी लगाई जाती है। इसलिए लगाई जाती है ताकि लैंड को क्लियर करा जा सके और जो है डेवलपमेंट हो सके कंट्री में।
लेकिन बाकी कंट्रीज कहती हैं कि भाई ये तो लंग्स ऑफ द अर्थ हैं, ऐसा क्यों कर रहे हो भाई, मत जलाओ पेड़ों को। तो वो कहते हैं कि भाई बाकी कंट्रीज ने तो अपना डेवलपमेंट कर लिया, अब हम अपना डेवलपमेंट नहीं करें क्या? तो क्या वो अपनी कंट्री के डेवलपमेंट के लिए पूरी दुनिया को स्टेक पे लगा रहे हैं? क्या वो सही है? या उसके लिए उन्हें कंपेंसेशन बाकी कंट्रीज को देना चाहिए कि भाई मत जलाओ? ये एक डिबेट है, अब कौन सी कंट्री माने कौन नहीं माने, इंटरनेशनल अफेयर्स में वो डिस्कशन होगा, होता भी है, ऑल दीज थिंग्स। ड्यूटी टुवर्ड्स सिटीजन होनी चाहिए या ड्यूटी टुवर्ड्स ह्यूमैनिटी होनी चाहिए? अब इंडिया रिफ्यूजी के रिस्पेक्ट में कन्वेंशन जो है वो सिग्नेटरी नहीं है, इंडिया ने साइन नहीं किया हुआ वो कन्वेंशन। तो रिफ्यूजी अगर हमारी कंट्री में आता है तो इंडिया बाउंड नहीं है कि उसको वो ट्रीट करे या उसको अंदर ले अपनी कंट्री में और उसका ध्यान रखे, वी आर नॉट बाउंड बाय इट, राइट? लेकिन ह्यूमैनिटी कहती है कि हमें केयर करनी चाहिए, लेकिन फिर अपने सिटीजन्स के लिए चीजें कम पड़ जाएंगी, रिसोर्सेज तो लिमिटेड है। दैट्स अ डिबेट। अल्टीमेट एग्जाम्पल इज पेट्रियोटिज्म एंड नेशनलिज्म। पेट्रियोटिक होना चाहिए या नेशनलिस्ट होना चाहिए? अब देखो ये ना अपने आप में दो ऐसे वर्ड है जिनका मीनिंग ही थोड़ा सा डिफरेंट है। पैट्रियोटिक और नेशनलिस्ट में डिफरेंस जो है वो नेशनलिज्म में मैं बता देता हूं कि भाई मेरा देश सबसे बेस्ट है, दूसरे खराब है। पैट्रियोटिज्म में आप अपने देश की बड़ाई करते हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि दूसरे को नीचा दिखाते हो, ठीक है? फिर नेशनल इंटरेस्ट इंपॉर्टेंट है या यूनिवर्सल वैल्यूज लाइक पीस? कोई कंट्री मुझ पे हमला कर रही है लेकिन मैं उसको हमले नहीं कर रहा हूं, उसको जवाब नहीं दे रहा हूं और मैं पीस का सोच रहा हूं, लेकिन दूसरी कंट्री हमारी पर चढ़ी हुई है मारने के लिए, तो मैं नेशनल इंटरेस्ट की सोचूं, हमला करूं या नहीं करूं? अब इजराइल पैलेस्तीन का इशू है, रशिया यूक्रेन का इशू है, ये कंट्रीज क्या है, लड़ाई में क्यों है? क्योंकि भाई उसने मारा, मैंने मारा, उसने मारा, फिर मैंने मारा, अब ये चल रहा है। तो कौन रुकेगा, कहां रुकेगा? चल रही है लड़ाइयां, ठीक है? तो आई थिंक ये आइडिया तो आपको लग गया है कि कितने टाइप की केस स्टडीज होती है। केस स्टडीज रिलेटेड टू योर पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, सोसाइटी, इंटरनेशनल एथिक्स, एंड देन देयर आर केस स्टडीज रिलेटेड टू एटीट्यूड चेंज। आप ब्यूरोक्रेट हैं, आप जाएंगे किसी पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में, लोगों के बिहेवियर में आपको बदलाव लेकर के आना है, लोगों को समझाना है कि ऐसा नहीं करना है, तो उनके एटीट्यूड में चेंज। तो एटीट्यूड अपने आप में तीन कंपोनेंट है उसके, कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड बिहेवियरल। ये आप पढ़ते हैं अपने थ्योरी पार्ट में, पार्ट ए में, लेकिन इसी एस्पेक्ट को आपको टच करके यूपीएससी क्वेश्चन बना सकती है। जैसे एक क्वेश्चन था कि भाई स्वच्छ भारत जो अभियान है वो कितना, जैसे मान लीजिए अभी भी पूछ सकते हैं आपसे कि स्वच्छ भारत अभियान अब 10 साल हो गए, 2024, 14 से 24 आ गया, तो स्वच्छ भारत अभियान के 10 साल में कितना बदलाव आया है? और इस चीज को या तो क्वेश्चन की फॉर्म में हो तो पार्ट ए में होगा, केस स्टडी की फॉर्म में होगा तो आपको भेजा गया 10 साल हो चुके हैं, आप फिर भी देख रहे हैं कि वहां पे गंदगी है, तो लोगों को आपको अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए क्या क्या स्टेप्स लेने हैं, ये केस स्टडी का पार्ट हो जाएगा। ऐसे में केस स्टडी में प्रैक्टिकल अप्रोच भी होनी चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि आपको बिल्कुल एकदम हाइपोथेटिकल सोचना है, एकदम आपको आइडियल कंडीशंस के बारे में सोचना है कि मैं ओवरनाइट बदलाव कर दूंगा, क्योंकि ऐसी केस स्टडी में स्टूडेंट्स आप ओवरनाइट बदलाव नहीं ला पाओगे। कैसे लाओगे? कल से सब उठेंगे और सब स्वच्छ हो जाएंगे, हैं, स्वच्छता का ध्यान रखेंगे, आप डीएम बनोगे, एक चुटकी बजाओगे हो जाएगा, ऐसा होगा ही नहीं। तो ऐसा आंसर अगर केस स्टडी में लिख के आ रहे हो तो मे गॉड ब्लेस यू, गड़बड़ हो जाएगी। तो आपको प्रैक्टिकल आंसर ढूंढना है। अवेयरनेस के लिए आप क्या करोगे? तो देखो केस स्टडी आप कैसे अटेम्प्ट करते हैं। खैर ये और भी डायनामाज है, जैसे कि भाई ऑनेस्टी की शो करें या पॉलिटिकल प्रेशर, मैं ऑनेस्ट काम करूं या पॉलिटिकल प्रेशर में आ जाऊं, या मैं सिक्रेसी रखूं या ट्रांसपेरेंसी रखूं, मींस वर्सेस एंड की बहुत बड़ी लड़ाई है। रास्ता सही होना चाहिए या अंत सही होना चाहिए? साथ ही साथ एक्सटर्नल अकाउंटेबिलिटी है या इनर रिस्पॉन्सिबिलिटी है? एक कंपनी के अंदर जल्दी से रिस्पॉन्स होना चाहिए, स्विफ्ट रिस्पॉन्स, या फिर स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल्स को फॉलो करना चाहिए? एज अ ब्यूरोक्रेट मे बी यू कैन फेस दिस काइंड ऑफ अ सिचुएशन। तो ये भी डायलेमाज है। खैर मैं वापस से आता हूं, डायलेमाज अब आप समझ चुके हैं, तो अब केस स्टडी किस तरीके की होती है इसको डिस्कस करते हैं। केस स्टडी में सबसे पहले तो एक इंट्रोडक्शन, एक बॉडी कंक्लूजन, ये बिल्कुल इसी तरीके से रहता है। तो केस स्टडी में सबसे पहले जरूरी है कि आप रिकॉग्नाइज करें कि एथिकल इशू और कंसर्न क्या है उस केस स्टडी में। अब ये एथिकल जो पर्टिकुलर केस स्टडी किस बारे में है, तो जरूर इंट्रोडक्शन में एक लाइन अगर आप बोलते हैं भाई इंट्रोडक्शन केस स्टडी का मैं शुरू कर रहा हूं सर, तो मैं कैसे करूं? तो मैं जरूर चाहूंगा कि आप एक लाइन में पहले ये डिस्कस करें कि केस स्टडी किस बारे में है, अबाउट व्हाट। ये केस स्टडी किस बारे में है, ये केस स्टडी किस किस टॉपिक पर है? करप्शन पर है, वुमेन एम्पावरमेंट पर है, ये किस बारे में कहती है, इक्वालिटी की बात करती है, ये पर्सनल रिलेशनशिप्स की बात करती है, ये वर्क कल्चर की बात करती है, ये जेंडर बायसनेस की बात करती है। ये केस स्टडी में आपको बताना होगा। तो उसमें एथिकल इशू क्या है, उसमें केस स्टडी में कंसर्न क्या है,
फिर आप उसमें स्टेक होल्डर्स अप्रोच अपना सकते हो। स्टेक होल्डर्स अप्रोच में क्या होता है स्टूडेंट्स, आप डिफरेंट स्टेक होल्डर्स को मेंशन कर देते हो। जैसे कि आप यहां लिखते हो स्टेक होल्डर्स। तो स्टेक होल्डर्स का मतलब होता है आपके डिसीजन से कौन कौन से लोग हैं या कितने जो हैं एस्पेक्ट्स हैं जो अब इम्पैक्ट हो जाएंगे। जैसे कि अगर आप एक विलेज में आते हो, आप स्वच्छ भारत वाली कॉन्सेप्ट को ले लेते हैं, तो भाई उसमें स्टेक होल्डर एक तो आप हो, यू। अब यहां पर या तो स्पेसिफिक केस स्टडी में नाम लिखा होगा, राकेश, मुकेश, कुछ भी लिखा हो सकता है, या फिर यू लिखा होगा, यू एज अ डीएम, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट आप जाते हो। तो ये एक तो हो गए आप, क्योंकि आपकी नौकरी है, आपका काम है, अगर आप अच्छे से नहीं करोगे तो आपके ऊपर आएगी बात। आप स्टेक होल्डर हो, उस डिसीजन को इंप्लीमेंट कराने पे या ना कराने पे उसके कॉन्सिक्वेंसेज आपको भुगतने होंगे। साथ ही साथ आप विलेजर्स को लिख सकते हो, भाई डेफिनेटली विलेजर्स पर इंपैक्ट आएगा, वो भी स्टेक होल्डर है। उसके साथ साथ आपके कलीग्स, आपका डिपार्टमेंट, क्योंकि अच्छा काम होगा तो डिपार्टमेंट की भी वाहवाही होती है। अब किसी किसी डिपार्टमेंट से रिलेटेड हो, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से रिलेटेड हो, लेट अस सपोज, तो फिर वहां पर डायरेक्टर अगर आप बन के जा रहे हो, म्युनिसिपल जो है ऑफिसर बन के जा रहे हो, कुछ भी हो सकता है एग्जाम्पल में, तो आपका डिपार्टमेंट उसमें आ जाता है स्टेक पे। स्टेक पे भाई पूरी की पूरी सोसाइटी भी आ जाती है, क्योंकि एक विलेज को देख करके दूसरा विलेज भी इंपैक्ट होगा ऐसे केस में। इसमें आपका एनवायरमेंट भी तो स्टेक होल्डर है। अगर एनवायरमेंट क्लीन होगा तो फिर आपके बाकी पेड़, पॉन्ड्स, लेक्स, सब कुछ स्टेक होल्डर है, ठीक है। एंड अल्टीमेटली अगर इसमें कोई इंडस्ट्री आ रही है और उस इंडस्ट्री की वजह से पॉल्यूशन हो रहा है, तो अगर ऐसा कोई केस स्टडी है तो वो इंडस्ट्री भी, लेट अस सपोज लेदर इंडस्ट्री है कोई या फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है और उसकी वजह से वाटर बॉडी पॉल्यूट हो रही है, तो वो इंडस्ट्री भी फिर स्टेक होल्डर है, क्योंकि डिसीजन लेना होगा उसे बंद करना है या नहीं करना। स्टूडेंट्स, मेरा पर्पस यहाँ पर आपको केस स्टडी का एक केस बता करके उसका आंसर दे करके निकलना नहीं है। मेरा पर्पस यहाँ पर यह है कि कोई भी केस स्टडी आए तो आप सॉल्व कर सको। तो ये होती है स्टेक होल्डर्स अप्रोच। अब कौन से केस स्टडी में कितने स्टेक होल्डर्स हैं ये आपको प्रैक्टिस करके एनालाइज करना है। इट इज नॉट पॉसिबल कि सर आपको हर केस स्टडी सारे बता दे। टाइप मैंने केस स्टडीज की फिर भी आपको बता दी है। ये होती है केस स्टेक होल्डर अप्रोच। स्टेक होल्डर अप्रोच में एक तरीका और होता है कि भाई आप यहां पर स्टेक होल्डर का नाम लिख दें, भाई 1 2 3 4, और साथ ही साथ आप एक टेबल फॉर्म में एथिकल इशू को यहां पर लिख दें, ठीक है। एथिकल इशू भी हो सकता है, एथिकल डायलमा भी हो सकता है ना। तो डायलमा केस स्टडी में मान लीजिए ये लिखा है कि भाई वो आपको पैसे दे करके इंडस्ट्री रफा दफा करने को कह रहे हैं कि रिपोर्ट जो है क्लीन कर दो। अब रिपोर्ट अगर क्लीन बनानी है तो उसमें क्या होगा, आपका पर्सनल इंटरेस्ट बता रहे हैं कि भैया आपको गिफ्ट मिल जाएंगे, तो करप्शन का केस स्टडी हो गया ये। समझ रहे हो, एनवायरमेंट के साथ साथ करप्शन का हो गया। तो यहां पर अगर आप अपने आप को स्टेक होल्डर लिखते हो तो ये डायलमा जो पीछे मैंने आपको बताए थे वो आप डायलमा यहां लिख सकते हैं। ये भी एक तरीका है। डायलमा या इश्यूज जनरली डायरेक्टली भी पूछे जाते हैं केस स्टडी में कि इस केस स्टडी में डायलमा को बताओ, तो जरूर आपको खुल के बताना चाहिए क्लियरली, क्योंकि वो एक आंसर टू द क्वेश्चन है। लेकिन मान लेते हैं केस स्टडी में डायलमा या इश्यूज डायरेक्टली क्वेश्चन में नहीं पूछे हैं, तो उसको शॉर्ट में 2 लाइन में पैराग्राफ में समअप करके आप आगे बढ़ सकते हैं। ये आपकी इंटेलिजेंस पर है स्टूडेंट्स कि क्या पूछा है उसको एड्रेस करना है। डन, ये आपका समझ में आ गया। तो आप जरूर इसमें एथिकल डायलेमा स्टेक होल्डर को मिलाकर लिख सकते हो, या फिर आप चाहो तो इस चीज को इंट्रोडक्शन में स्किप कर दो। अगर स्किप मतलब स्किप तो नहीं करना चाहिए, मेरा ये मानना है 2 लाइन में लिखकर समअप कर दो। अगर डायरेक्टली नहीं पूछा, डायरेक्टली पूछा तो बिल्कुल लिखना है। अब कुछ स्टूडेंट्स कहते हैं कि क्या केस स्टडी सर मैं किसी फंडामेंटल राइट से शुरू कर सकता हूं, किसी आर्टिकल के नंबर से शुरू कर सकता हूं, क्या सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट कोई वहां पे दे सकता हूं, क्या मैं ये कह सकता हूं कि भाई हाँ जी अगर एक केस स्टडी है जो वुमेन डोमेस्टिक वायलेंस पे है तो क्या इसमें पर्टिकुलर कोई जजमेंट आई है कोर्ट की, या कोई एक्ट है, लेजिस्लेटिव एक्ट है जो डोमेस्टिक वायलेंस को प्रिवेंट करने वाला एक्ट है, उसको कोट कर दूं। क्या मैं वुमेन वायलेंस अगर, क्योंकि वुमेन का एग्जांपल ले रहा हूं तो उसमें बता देता हूं, वुमेन वायलेंस हो रहा है तो एनसीआरबी का कोई डाटा मैं कोट कर सकता हूं क्या, साइबर फ्रॉड्स का है तो उसका डाटा मैं कोई लिख दूं क्या। सब कुछ पॉसिबल है, यू कैन डू इट, डू नॉट डाउट इट। ठीक है, कर दिए मैंने क्लियर डाउट्स आपके। डू नॉट डाउट योर सेल्फ, बिल्कुल कर सकते हैं। पॉइंट क्या है सर, पॉइंट ये है कि ये केस स्टडीज इस नॉलेज को शो ऑफ करने के लिए नहीं है, लेकिन
एक लाइन में कर रहे हैं तो एक लाइन में ही करिए, 2 लाइन में कर रहे हैं तो 2 लाइन में करिए, लेकिन 2 पैराग्राफ नहीं हो सकते। स्टिक आपको केस स्टडी पे ही करना है। फेवरेटिज्म की डेफिनेशन देना, करप्शन की डेफिनेशन देना इज नॉट द राइट अप्रोच, बट इफ यू वांट टू यू कैन। बेस्ट पॉसिबल पॉइंट यही है कि वर्ड लिमिट का ध्यान रखना है कि मुझे लिखना क्या है। करप्शन पे क्वेश्चन आएगा थ्योरी में तो थ्योरी लिखेंगे ना, केस स्टडी में करप्शन को डिफाइन क्यों करने लग रहे हो? लेकिन कर सकते हैं, एक लाइन में कर सकते हैं। मे बी यू कैन स्टार्ट करप्शन क्या होता है, और ये केस स्टडी करप्शन के बारे में है, आप कर रहे हो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन केस स्टडी पे वापस आना है तो यू कैन डू इट, यू कैन ऐड टू योर केस स्टडी, बट केस स्टडी रहेगी, वापस से उस पर घूम करके आपको आना ही होगा। ये सब होने के बाद अब आप आते हैं बॉडी पार्ट पर। बॉडी पार्ट में जनरली एक क्वेश्चन केस स्टडी में पूछा जाता है कि भाई व्हाट आर दी ऑप्शंस अवेलेबल टू यू। तो ऑप्शंस अवेलेबल में आपको क्या लिखना होता है इसमें बता देता हूं। आप डायरेक्टली लिखते हो ऑप्शन 1, जो ऑप्शन है आप लिखते हो कि हाँ जी, और ऑप्शन लिखने में सही गलत हमेशा लिखना ऐसा कुछ नहीं है, जो भी ऑप्शन है। पहला ऑप्शन तो ये है कि भाई आप स्ट्रिक्ट एक्शन लो, इंडस्ट्री को बंद करा दो। दूसरा ऑप्शन, उसको ऑप्शन है ना ये तो एक, उस ऑप्शन के आप मेरिट्स और डीमेरिट्स दोनों लिखते हैं। तो मेरिट्स में आपका 1 पॉइंट, ऐसा करोगे तो क्या होगा क्या होगा क्या होगा, 3 पॉइंट लिख दिए। अगर ऐसा नहीं करते हो तो 1 2 3। ठीक है, तो अगर आपने ऐसा एक्शन लिया है तो उसके फायदे क्या हैं और उसके नुकसान क्या हैं, ये आपको लिखने हैं। डन। देन आपका दूसरा ऑप्शन है कि भाई मैं ब्राइब ले लूंगा, ये भी तो एक ऑप्शन है ना। करप्शन एक्टिविटी होगी, मैं ब्राइब ले लूंगा, तो भाई उसमें मेरिट क्या है? मेरिट ये मेरा पर्सनल गेन हो जाएगा, लेकिन डीमेरिट क्या है? एनवायरमेंट का पोल्यूशन होगा, और ऐसी इंडस्ट्रीज को बूस्ट मिलेगा कि वो आगे जाकर के चेक नहीं लगेगा, और जो है डर खत्म हो जाएगा इनफैक्ट इस तरह के ऑफिसर्स का, और फ्यूचर में भी ऑफिसर्स को क्या किया जाएगा? ब्राइब किया जाएगा। मैं एक जनरल केस स्टडी डिस्कस कर रहा हूं, जस्ट बेसिक केस स्टडी। तो इसी तरीके की केस स्टडी वैसे एग्जाम में आती भी है। ऐसे में ऑप्शन 2 लिखिए यहां पर, फिर उसके मेरिट, उसके डीमेरिट। मेरिट डीमेरिट आप इस तरह से लिख सकते हैं, चाहे तो आप मेरिट डीमेरिट के लिए आप बीच में लाइन खींच दीजिए, यहां मेरिट यहां डीमेरिट, 1 2 3 पॉइंट। ठीक है, ये भी तरीका हो सकता है। टेबल फॉर्म में आप अपने कंटेंट को इस तरह से भी लिख सकते हैं। ठीक है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अल्टीमेटली ऑप्शंस लिखने के बाद डिफरेंट ऑप्शंस आपने दिए, उन ऑप्शंस के मेरिट डीमेरिट आपने बताए। लास्ट में ऑप्शंस देते हुए आप कितने भी ऑप्शन बना सकते हैं, 2 3, जनरली 3 4 ऑप्शन बनते हैं, 3 ऑप्शन जनरली बनते हैं, लेकिन आपको फिर लिखना होगा विच ऑप्शन यू चूज। तो आपकी पूरी की पूरी एक लाइन आएगी, एज पर दी एनालिसिस आई विल चूज ऑप्शन नंबर 2 और ऑप्शन नंबर 3 या ऑप्शन नंबर 1, जो भी आपको चूज करना है। ऑब्वियसली बात है, ऑप्शन नंबर 2 नहीं चूज करेंगे जिसमें ब्राइब ले रहे हैं, आप ऑप्शन नंबर 1 भी चूज कर सकते हैं जिसमें आप बिल्कुल रिस्ट्रिक्शन लगा रहे हैं, कट लगा रहे हैं, लीगल एक्शन ले रहे हैं। ऑप्शन 3 भी एक मिडिल पाथ का हो सकता है, कुछ स्टूडेंट्स वो भी लिख सकते हैं कि भाई मैं वार्निंग देके छोड़ दूंगा। लेकिन करप्शन में आपको कभी भी जो है ना, करप्शन का सपोर्ट नहीं दिखाना है, इस बात का ध्यान रखना है। मतलब आपकी इंटीग्रिटी तो चेक हो रही है और उसमें भी आप कह रहे हो नहीं नहीं थोड़ा बहुत ले दे के कर लेंगे ये इस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो बिल्कुल गलत है, और नौकरी के पॉइंट ऑफ व्यू से तो टोटली गलत है। समझ में आया? इसका मतलब ये नहीं है कि मैं नौकरी मांगूंगा तब कर लूंगा और अभी नहीं करूंगा। देखिए स्टूडेंट्स, जो आप हैं वो दिख जाएगा पेपर पर। आपको लगता है आप बुद्धू बना करके निकल जाओगे, ऐसा नहीं होगा। कहीं ना कहीं किसी ना किसी जगह आपकी बायसनेस, आपकी इंक्लिनेशन दिख जाएगी। बोलने के तरीके से, लिखने के तरीके से आदमी का कैरेक्टर, आदमी की पर्सनैलिटी पता चल जाती है। आप फेक नहीं कर सकते। कर सकते हो तो मे गॉड ब्लेस यू, करना नहीं चाहिए, यही सच है। ऐसा करने के बाद आपको उसके रीजंस भी देने पड़ेंगे कि आपने ये ऑप्शन क्यों चूज किया है। हो सकता है ये चीज पूछी भी गई हो, अगर पूछी गई है तो आपको अलग से रीजंस, रिस्पॉन्सिबल रीजंस अलग से लिख करके 1 2 3 4 5 पॉइंट्स बताने होंगे, 3 पॉइंट 4 पॉइंट जो भी पॉइंट्स हैं। नहीं पूछा है तो आप इसका एक छोटे से 2 लाइन में पैराग्राफ दे सकते हैं कि भाई ये रीजंस हैं, और कॉमा लगा करके आप इसका आंसर दे सकते हैं। लास्ट में आता है कंक्लूजन। कंक्लूजन में वही वाली बात है जो मैंने आपको बताई, फाइनल डिसीजन क्या है, डिसीजन के पीछे लॉजिक क्या है, रीजनिंग क्या है। ये कंक्लूजन इसलिए लिखा है यहां पर क्योंकि क्वेश्चन में हो सकता है डायरेक्टली ना पूछा हो, लेकिन अगर यही क्वेश्चन पूछा गया है तो फिर ये बॉडी का पार्ट बनेगा। ठीक है, इसीलिए केस स्टडी का कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, एग्जैक्टली ऐसे ही चलना है। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे आप अपनी इंटेलिजेंस और समझ के हिसाब से
कर सकते हैं एग्जाम में। लास्ट में आपको जब सॉल्यूशन देने वाली बात है, जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि भाई अवेयरनेस वाली बात है ना, कि किस तरीके से आप अवेयरनेस क्रिएट करेंगे लोगों के अंदर स्वच्छता के लिए, तो वहां पर ऐसे ऐसे क्वेश्चंस में आपके सॉल्यूशन जो होते हैं वो एक होता है इमीडिएट और एक होता है लॉन्ग टर्म। तो लॉन्ग टर्म सॉल्यूशंस में आप कोशिश करेंगे कि भाई आप बच्चों को स्कूल में इंपॉर्टेंस ऑफ द क्लीनलीनेस पढ़ाएं। लॉन्ग टर्म में जब वो बच्चे अपने स्कूल में पढ़ेंगे तो अपनी लाइफ में उसे अप्लाई कर पाएंगे। ये लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव है। क्लियर? तो ये दोनों ही चीजें आप सजेशन में एज अ सॉल्यूशन केस स्टडी के कंक्लूजन में दे सकते हैं। यहां सर बहुत सारे फिलोसोफर्स को हमें कोट करना है या नहीं करना हमेशा जरूरी नहीं है, लेकिन आप किसी स्टैंड को लेते हैं और उस स्टैंड में आप किसी फिलोसोफर का साथ लेते हैं, कर सकते हैं। जैसे यूटिलिटेरियन अप्रोच, 4 को बचाओगे 10 को बचाओगे, तो आप बोलोगे भाई 10 को बचाना मुझे प्रेफर लग रहा है, क्योंकि 4 और 10 में से अगर चॉइस है तो 10 इज क्वांटिटी बड़ी है 10 को बचाने की, तो मैं जेरेमी बेंथम की यूटिलिटेरियन अप्रोच की वजह से इस स्टेप को ले रहा हूं। राइट? there definitely you can take help from the philosophers, not always mandatory। समझ में आया स्टूडेंट्स? इसी चीज को मैंने इस पर्टिकुलर केस स्टडी के साथ आपको यहां पर दिया है। एक एग्जांपल है कि भाई हेट स्पीचेस हैं, बहुत ज्यादा फैल रही हैं, मीडिया भी जो है कहीं ना कहीं कम्युनल फायर के अंदर आ चुका है। सुप्रीम कोर्ट क्लियरली अपनी कंसर्न एड्रेस कर चुकी है कि भाई मीडिया जो है कम्युनल कलर जो है ज्यादा ना फैलाए और कोशिश करे कि भाई अपनी जो रिपोर्टिंग है वो इस तरह से दे कि कम्युनल यहां पर दंगे ना हो जाए। इसी में सुप्रीम कोर्ट ने जो है पिछली जो हेट स्पीचेस हैं कंट्री में हुई हैं उसको किस तरीके से बोला है कि ये गलत है, बहुत ही गड़बड़ है। और रिसेंटली एक ऑर्गेनाइजेशन है, कम्युनल ऑर्गेनाइजेशन, जो रिलीजियस असेंबली उत्तराखंड में 3 दिन के लिए कहीं ना कहीं कोशिश कर रही है ऑर्गेनाइज करने की। असेंबली डिस्कस करना चाहती है फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन कम्युनिटीज का क्या होगा। उसमें कुछ स्पीकर्स ऐसे भी हैं जो बहुत बुरी तरीके से कम्युनल लाइंस पर दंगे उनकी बातों से हो सकते हैं, वो गलत बोलते हैं। तो ऐसे में एग्रेसिव प्रोपेगेंडा फैलाने की कोशिश है इस तरह की कम्युनिटी की। देखो इसमें कहीं ना किसी रिलीजन किसी कम्युनिटी का नाम नहीं लिया है, तो आपसे भी एक्सपेक्टेड है कि आप कहीं भी किसी भी जगह रिलीजन किसी भी कम्युनिटी का नाम नहीं कोट करेंगे। ठीक है? देन ये आई थिंक वाइज जजमेंट मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं, ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। ओपनली लोगों को ज्वाइन करने के लिए कह रहे हैं क्लीनलीनेस ड्राइव को, मतलब ऑब्वियसली दंगे किस तरीके से प्रमोट करने की बात हो रही है यहाँ पर। और अब इसमें क्या हो रहा है, जो केस स्टडी है वो ये है, इन दिस कंटेक्स्ट एडिटर इन चीफ हो, आप क्या हो, एडिटर इन चीफ हो रेप्यूटेड टीवी चैनल में, और पॉलिटिकल प्रेशर आपके ऊपर है कि आप एक डिबेट शो कंडक्ट करो एज एन एडिटर इन चीफ, और उस डिबेट शो में आप रिलीजियस लीडर्स को फेवर करो, यू नीड टू फेवर देम। और फेवर करते हुए आपको ऐसा प्रॉमिस किया गया है कि आपका करियर बड़ा बढ़िया हो जाएगा, है ना, आपको मॉनेटरी रिवॉर्ड्स मिलेंगे आपके चैनल के लिए। अगर आप डिनाई करते हो डिबेट शो को तो रूलिंग पार्टी आपको थ्रेटनिंग भी कर रही है, जो भी रूलिंग पार्टी है, कोई भी हो सकती है, वो आपको थ्रेटन कर रही है और डायर कॉन्सिक्वेंसेस की बात करें, मतलब चैनल वैनल भी बंद करवा देंगे आपका। अब इस तरीके की बात यहां पर लिख दी गई है। ठीक है? तो सुप्रीम कोर्ट शार्पली क्रिटिसाइज कर ही चुकी है कि टीवी चैनल्स वाले जो है ध्यान रखें कि इस तरीके की डिबेट्स वगैरह ना शो करें। बाकी इसमें यह भी लिखा है करंट सिचुएशन ऑफ द कंट्री एंड बायस रिपोर्टिंग बाय यू में स्पार्क कम्युनल वायलेंस। तो डेफिनेटली केस स्टडी पढ़ते हुए आपको समझ में आ गया स्टैंड आपका क्या है। अल्टीमेटली रूलिंग पार्टी लीडर्स ये भी कह रहे हैं कि टेंशन मत लो, हम एश्योर कर रहे हैं कि इस तरीके से लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन ज्यादा फैलेगी नहीं, लेकिन आपको लगता है कि फैल जाएगी। अब यू पर्सनली बिलीव इन सेकुलरिज्म प्रिंसिपल, तो आप किस तरीके के इंसान हो ये भी आपको बता दिया गया है इस केस स्टडी में। क्योंकि आप सेकुलर प्रिंसिपल्स पे बिलीव करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में बिलीव करते हैं, तो आपको अनबायस्ड रिपोर्टिंग के लिए ही आपके चैनल की रिकॉग्निशन है। ऐसे में आपके पास दो के क्वेश्चंस हैं जो पूछे गए हैं कि भाई व्हाट आर द एथिकल डायलेमा, ठीक है, और कौन कौन सी वैल्यूज हैं इस सिचुएशन में। और दूसरा क्वेश्चन है कि ऑप्शंस आपके पास क्या अवेलेबल हैं, आप सजेस्ट करिए क्या कोर्स ऑफ एक्शन आपका रहेगा। तो मैं चाहूंगा स्टूडेंट्स इस केस स्टडी को आप अटेम्प्ट करिए। ठीक है? इसका प्रॉपर आंसर मेरे टेलीग्राम चैनल सिद्धार्थ सर यूपीएससी पर अवेलेबल है, तो आप इसका आंसर वहां पर देख सकते हैं स्टूडेंट्स। बाकी इसका जो एक बेसिक जो स्ट्रक्चर है वो मैंने फिर भी बता दिया यहाँ पर, कि आप एनालिसिस करेंगे इंट्रोडक्शन में कि भाई ये केस स्टडी किसके बारे में है, हेट स्पीचेस के बारे में है, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द मीडिया के बारे में है, मीडिया अपने आप में फोर्थ पिलर होता है कंट्री के डेवलपमेंट में, उसके रिलेटेड है।
फिर इसमें वैल्यूज और डायलेमास क्या है ये मैं चाहूंगा आप खुद करें स्टूडेंट्स, ठीक है, ये आपकी जिम्मेदारी है। और ये आंसर आप देखना चाहें पहले तो अटेम्प्ट करिएगा, लिखने के बाद आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर सिद्धार्थ सर यूपीएससी पर इसका आंसर देख सकते हैं। देन ऑप्शंस वही है कि आप शो करवा देंगे, ठीक है, लीडर्स की बात मान लेंगे, या फिर आप नहीं करवाएंगे। तो फिर उसमें फायदे क्या है, नुकसान क्या है, मेरिट क्या है, डीमेरिट क्या है, आप सोचिए इसको। अल्टीमेटली तीसरा ऑप्शन भी है इसमें कि भाई मीडिया कोड ऑफ एथिक्स के हिसाब से आप शो को कराएंगे, लेकिन वो पूरा का पूरा शो अनबायस्ड रहेगा और इस चीज को आप आराम से अपनी ओपिनियन को रिलीजियस लीडर्स को एक्सप्रेस कर देंगे। ऑल्सो किसी भी तरीके का मॉनेटरी गेन या किसी भी तरीके का आप जो है पर्क्स या फेवर्स नहीं लेंगे पॉलिटिकल पार्टी से, पूरे की पूरी ट्रांसपेरेंसी से शो को करवाएंगे, ये भी एक ऑप्शन हो सकता है। तो खैर अल्टीमेटली आपने वो ऑप्शन क्यों चुना है क्यों नहीं चुना है, इस पे खैर आंसर मैंने दे दिया है कि पब्लिक ओपिनियन बहुत जरूरी है, ड्यूटी ऑफ द जर्नलिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, पब्लिक ट्रस्ट नहीं टूटना चाहिए, साथ ही साथ आपका जॉब है कि आप अपने जॉब को अच्छे से करें और अपने जॉब को करते हुए आप इस बात को मानते हैं कि ये जॉब में थ्रेट्स तो आते ही रहेंगे, ठीक है। तो अल्टीमेटली ये सारी चीजें एक केस स्टडी में होती हैं स्टूडेंट्स। आई होप आपको ये केस स्टडी समझ में आई, आंसर तो आप खुद लिखेंगे, थोड़ा सा हाईलाइट कर दिया है मैंने, पॉइंट्स को बता दिया थोड़ा बहुत। डायग्राम्स का इस्तेमाल केस स्टडीज में हो सकता है स्टूडेंट्स, तो बिल्कुल घबराना नहीं है, यू कैन डू इट। मेरी तरफ से मैंने पूरी कोशिश करी है स्टूडेंट्स, पूरी कोशिश करी है कि आपको एथिक्स एज अ सब्जेक्ट की ओवरऑल जानकारी दे दूं। इतना तो आपको प्रिपेयर कर ही दूं कि 2024 में दे रहे हो पेपर या पेपर को शुरू करने जा रहे हो 25 के लिए 26 के लिए, तो आपका सब्जेक्ट का डर खत्म हो जाए। क्लियर? तो अगर ये सेशन आपको अच्छा लगा है स्टूडेंट्स तो लाइक करिएगा, इसको कमेंट करिएगा, कितना आप इससे सीख पा रहे हैं, कितना नॉलेज आपकी बूस्ट हुई, जरूर मुझको बताइए। मैं आपका मेंटर सिद्धार्थ आपके साथ हूं। गुड विशेस फॉर द एग्जाम स्टूडेंट्स, माय बेस्ट विशेस आर विद यू। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।